चलिए अपने स्टार्ट करेंगे जीएसटी। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं आप एक बार साउंड चेक कर लेना, कोई इशू है तो कमेंट करो। मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ। चलिए, जो नया टॉपिक है अपना दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जीएसटी, जिसमें से आपको कुछ समझ दे सकते हैं। पेज नंबर 52 है नोट्स, आप देख लो। इंटरेस्टिंग भी है, प्रैक्टिकल कंडीशंस पे बात करेंगे तो मजा आएगा टॉपिक। चलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, एग्जैक्टली हम क्या पढ़ने वाले हैं, फिर सेक्शन की बात भी करते हैं। अब जीएसटी कोई भी ट्रांजैक्शन पे अगर आपको इम्पोज करना है तो उसके कुछ प्रैक्टिकल फैक्टर्स देखे जाते हैं। One of them is timing, that is the time of supply जो अपना टॉपिक है। Another is value, value of supply। और तीसरा पॉइंट है that is the place of supply। मतलब नॉर्मल सी बात है, कोई भी जीएसटी ट्रांजेक्शन है या कोई भी सर्विस या गुड्स का सप्लाई अगर आपके और मेरे बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो एक चीज ये डिसाइड करनी पड़ती है कि किस टाइम पे ट्रांजेक्शन हुआ, दूसरा किस लोकेशन पे ट्रांजेक्शन हुआ, और ट्रांजेक्शन में जो कंसिडरेशन एक्सचेंज हुआ उसकी वैल्यू क्या है। और अगर कंसिडरेशन एक्सचेंज नहीं भी हुआ तो भी जो सप्लाईज किए गए उसकी कोई मार्केट वैल्यू है या नहीं, तो ये सारी बातें हमें पहले डिटरमाइन करनी होती है। पॉइंट इज डिपार्टमेंट को ये समझ आना चाहिए कि इस ट्रांजेक्शन पे जो जीएसटी का अमाउंट उनका वसूल करना बनता है वो उनको कब रिकवर करना है। और रिकवरी मोस्टली मंथली बेसिस पे होती है। हर महीने आपको जीएसटी रिटर्न भरने हैं, हर महीने जीएसटी का अमाउंट सबमिट करना है, हर महीने आईटीसी क्लेम करना है। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि टाइमिंग फिक्स हो जाए। तो टाइमिंग फिक्स नहीं होगी ना, अब जैसे एक सैलरीड एम्प्लॉय है, नॉर्मल सी बात है, तो हर महीने उसकी एक्सपेक्टेशन होती है ना कि भाई महीने की पहली 5 तारीख तक या 7 तारीख तक या 10 तारीख तक मेरी सैलरी आ जाएगी। तो उसके बेसिस पे वो अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर सकता है कि भाई मुझे कब किसको पे करना है, एक तारीख देनी है तो समझ में आएगा। अब ये चीज गवर्नमेंट के ऊपर भी एप्लीकेबल है, उनका रेवेन्यू भी उनको समझ आना चाहिए ना कि कब कितना पैसा आने वाला है, ये तो बजट कैसे चलेगा। तो इसके लिए इन्होंने कैलकुलेशन रखा मंथली। मंथली में ये कि टाइमिंग डिसाइड नहीं करेंगे तो असेसी या जो टैक्स पेयर है उसे टैक्स कब वसूल करना है वो फिक्स नहीं होगा। तो वो कभी पे करेगा, कभी बाद में पे करेगा, कभी लेट पेमेंट करेगा, तो मिसमैनेजमेंट हो जाएगा पूरा फाइनेंशियली और बजट वाइज। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए तीन चीजों को यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया या क्लियर कर दिया कि एग्जैक्टली क्या करना है। वन ऑफ देम इज टाइम ऑफ सप्लाई, सेकंड इज वैल्यू ऑफ सप्लाई, और तीसरा है प्लेस ऑफ सप्लाई। ये टाइमिंग की बात करें ताकि डेट डिसाइड हो जाए कि हाँ इस डेट पे ट्रांजेक्शन हो गया, ऐसा मान लिया गया है, और अब इसके अगले महीने इस पे जो जीएसटी बनता है वो आपको जमा करना है, वो क्लैरिटी आ जाएगी। दूसरी बात हो रही है वैल्यू। जीएसटी को खोलेंगे एड वेलोरम टैक्स। एड वेलोरम का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। तो भाई 1000 रुपए का खाना खाया तो 5% जीएसटी 50 रुपए, ये 2000 का खाया तो 100 रुपए। तो वो वैल्यू के बेसिस पे चलेगा। तो अगर वैल्यूएशन ही इनकरेक्ट है तो जीएसटी का रेवेन्यू कम आएगा, और फिर हर कोई कोशिश करेगा वैल्यूएशन में मैनिपुलेशन करके जीएसटी बचाने, तो वो नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो है वो प्लेस, लोकेशन। अपन ने स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मतलब कहाँ पे सर्विस या गुड्स डिलीवर हुए, सप्लाई हुए, वो लोकेशन पे डिसाइड होगा कि जीएसटी कौन सा लगेगा। और सूरत वाला बंदा अगर मुंबई वाले बंदे को गुड्स बेच रहा है तो डेस्टिनेशन मुंबई है। तो सूरत टू मुंबई मतलब किस तरीके का ट्रांजेक्शन हो गया, इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट। तो इंटर स्टेट में कौन सा जीएसटी लगेगा,
सीजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी? आईजीएसटी लगेगा, इंटर स्टेट पे आईजीएसटी, और लोकल ट्रांजेक्शन होगा सूरत टू सूरत तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। ठीक है, तो वो चीज क्लियर होगी। तो जब तक डेस्टिनेशन या प्लेस फाइनल नहीं है तब तक ये भी समझ नहीं आएगा कि जीएसटी कौन से नाम से लेना है। और नाम से फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी तो आधा आधा बढ़ रहा है सेंटर और स्टेट में, आईजीएसटी है तो पूरा सेंटर के पास। तो नेम ऑफ टैक्स में तो डिसाइड करना नेसेसरी। तो ये तीन पिलर्स हैं जिसके बेसिस पे किसी भी ट्रांजेक्शन को अपन फाइनलाइज कर सकते हैं कि वैल्यूएशन क्या होगी, कब रिकवर करना है और कौन सी लोकेशन पे रिकवर करना है, ये पॉइंट्स। अब इसमें से जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई, जो हमने अभी स्टार्ट कर। अब सेक्शंस की लैंग्वेज देखें या जो सेक्शंस का ब्लॉक है, तो सेक्शन नंबर 12 टू सेक्शन नंबर 14, ये तीन सेक्शंस की बात हम यहाँ पे इस टॉपिक में करने वाले हैं, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई। सेक्शन 12 is related to time of supply of goods। तो भी मैं क्लियर बता दूं तीनों सेक्शन है। सेक्शन नंबर याद करने से इम्प्लाइड, दिस इज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, पूरा गुड्स के बारे में बात होगी। फिर नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 13, ये है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और एक लास्ट में आएगा सेक्शन 14, ये बात करता है रिलेटेड टू चेंज ऑफ इन जीएसटी। रेट चेंज हो गया, टैरिफ में चेंजेस आ गए, काउंसिल की मीटिंग थी, आज रात 12 बजे से कुछ नए रेट्स लग जाएंगे, कोई चीज महंगी हो गई, कोई चीज सस्ती हो गई। ऐसे चेंजेस अगर आते हैं उसका इम्पैक्ट आपके ऑन गोइंग ट्रांजेक्शन पे पड़ता है। वो कैसे डील करना है वो हम इस सेक्शन में देखेंगे, तो ये लास्ट में होगा। मेन अभी सेक्शन 12 और 13 है। अब इसके अंदर सबसेक्शन है अलग अलग ऑफिस, यहाँ पे 6 सबसेक्शन है, इसमें भी 6 सबसेक्शन है, ये सेक्शन 14 है। गुड्स और सर्विसेज में फायदा ये है कि एक बार आप सेक्शन 12 पे मेहनत करो उसको समझने में, उसके कंसेप्ट पे, सेक्शन 13 आपको एकदम कॉपी पेस्ट लगेगा। यहाँ गुड्स का सर्विस हो गया, कुछ कंडीशन चेंज हो गई, कंसेप्चुअली आपको सेम लगेगा, तो वो एक एडवांटेज भी है उसका। तो पहले अपन सेक्शन 12 पे बात करेंगे आराम से कि एग्जैक्टली वो क्या है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइमिंग डिसाइड करना आगे, तो उसके बेसिस पे जीएसटी जो है वसूल किया जा सके वैसा है। अब टाइमिंग के लिए क्या किया वो समझ लो, थोड़ा बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर सेक्शन की लैंग्वेज के साथ भी जाएंगे। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स वाले केस में उन्होंने कुछ पैरामीटर्स को फोकस किया, जो गुड्स का सप्लाई कैसे समझ में आता है। सरकार ये जानना चाहती है कि आपने ये ट्रांजेक्शन कब किया, तो इसमें कुछ बेसिक सी बातें होंगी, कुछ इवेंट्स होंगे जिसके बेसिस पे क्लैरिटी आएगी। एक है कि मैंने एक्चुअली में गुड्स डिस्पैच कर दी, मैं बोल सकता हूँ मैंने सप्लाई कर दी, सप्लाई बोलो, डिस्पैच बोलो, या फैक्ट्री से गुड्स का रिमूवल बोल सकते हैं। ये चीजें होती है, मैंने गुड्स मेरी फैक्ट्री से आपके यहाँ भेज दिए, तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रिमूवल हो गया, दिस इज वन ऑफ द इवेंट। दूसरा, अब सामान बेचा है तो इनवॉइस बनाना चाहिए, तो इनवॉइस बनाना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पैसे, पेमेंट तो दोगे आप। तो कोई भी एक सप्लाई का ट्रांजेक्शन होता है ना, तो उसमें 3 इवेंट्स बड़े कॉमन, सामान दिया, बिल इशू किया, पेमेंट लिया। अब ये तीनों पैरामीटर्स को हम यहाँ पर यूज करेंगे टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ये 3 चीजें यहाँ पे यूज होने वाली। अब मैं इसको सिंपली से और कैसे कैलकुलेट, इन्होंने ऐसा बोला कभी भी अगर आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना हो गुड्स का, तो उसमें आपको 2 चीजें देखनी पड़ेगी। एक है इनवॉइस की डेट और सामने दूसरी है पेमेंट की। 2 चीजें देखनी है, मैंने इनवॉइस कब बनाया और आपने उसका पेमेंट कब किया, ये 2 डेट्स आपको देखनी होगी। तारीख तो पता चली जाएगी इनवॉइस से और पेमेंट से, ठीक है। इन दोनों में से टाइम ऑफ सप्लाई होगा विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले हुआ वो। बोले अर्लियर क्यों, भाई जितना अर्लियर होगा सरकार को टैक्स पहले मिलेगा उतना। तो मैंने इनवॉइस इशू किया और आपने उसके बाद मुझे पेमेंट किया, दोनों में से जो अर्लियर डेट है। ऐसा भी हो सकता है आपने पहले पैसे दे दिए, मैंने बिल बाद में भिजवाया, दोनों चीजें हो सकती है। दोनों में से विच एवर इज अर्लियर इज टाइम ऑफ सप्लाई। अब अगर एकदम सिंपल बात करूँ तो यहाँ फॉर्मूले खत्म हो गए। टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स निकालने का ये फॉर्मूला हो गया, इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट हम कंपेयर करेंगे, दोनों में से जो पहले हुआ वो है आपका टैक्सेबल इवेंट टाइम ऑफ सप्लाई। अब इसमें कोई डेट अज्यूम कर लेते हैं एकदम बेसिक लेवल, जैसे अभी मंथ एंड चल रहा है 28 हो गई, मैंने आज इनवॉइस इशू किया, जरूरी इमीडिएट पेमेंट आ जाएगा नहीं, आपका जो पेमेंट आया वो नेक्स्ट वीक आया, फिर एक हफ्ते का टाइम, 5 फरवरी। अब ये 2 तारीखें हैं जिन पे मेन ट्रांजेक्शन हुआ, एक इनवॉइस और एक पेमेंट। टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन ये होता है कि दोनों में से
विच एवर इज अर्ली। आपको समझ आएगा कि अर्लियर का क्या इम्पैक्ट है। अगर 28 तारीख सिलेक्ट हुई है, दिस इज टाइम ऑफ सप्लाई, तो ये ट्रांजेक्शन जनवरी का हो गया, जनवरी का रिटर्न भरा जाता है फेब्रुवरी में, तो फेब्रुवरी में गवर्नमेंट को इस ट्रांजेक्शन पे जो भी जीएसटी एक्सचेंज हुआ था वो मिल जाए। लेकिन अगर इसमें लेटर रखा होता, आंसर ये आता, ये ट्रांजेक्शन कब हुआ, फेब में हुआ, तो इसका रिटर्न तो मार्च में फाइल होगा, तो सरकार को पैसे मार्च में मिलेंगे। एक महीने की देरी, एक महीने की देरी से काफी फर्क पड़ जाता है, इंटरेस्ट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो भी आप बोलो। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अर्लियर ही रखेंगे वो, ताकि उनको पैसा जल्दी मिले, कॉमन सेंस वाली बात है। तो इस पूरे चैप्टर में आपको विच एवर इज अर्लियर बहुत दिखेगा, लेटर हार्डली कहीं दिखेगा, 99% आपको अर्लियर ही दिखने वाला है। बोलो यहाँ तक कोई कंसेप्ट डाउट क्लियर है पॉइंट। तो टाइम ऑफ सप्लाई, टाइमिंग डिसाइड करने के, सप्लाई ऑफिशियली कब पूरा हो गया, तो उसमें दो पैरामीटर देखेंगे आप, इनवॉइस एंड पेमेंट। बट अब ये जो आपको कंडीशन दी गई है ना, ये इतनी सिंपल नहीं है, इसके अंदर कुछ डिटेलिंग है। अब मैं बोलता हूँ कि जो डेट ऑफ इनवॉइस स्टार मार्क, डेट ऑफ पेमेंट की स्टार मार्क, इसका मतलब ये है, ये इनवॉइस की डेट जो आप ले रहे हो, दिस इज सब्जेक्ट टू समथिंग। इसमें भी कुछ इंटरनल कंडीशंस आएंगी। वो इंटरनल कंडीशंस क्या है उसमें, डेट ऑफ इनवॉइस सिर्फ इसके बाद से ओवरऑल फॉर्मूला अपना क्या है, डेट ऑफ इनवॉइस वर्सेस डेट ऑफ पेमेंट, और दोनों में से सिलेक्ट क्या होता है, whichever is earlier। अब मैं सिर्फ इस पे बात करूं कि व्हाट इज एग्जैक्टली डेट ऑफ इनवॉइस, ये कैसे निकलती है, इसमें भी कोई हिडन कंडीशन है, तो भाई एक हिडन कंडीशन, अब वो समझ लो क्या है। इनवॉइस कब तक इशू कर देना पड़ेगा, उसकी एक डेडलाइन डिसाइड की है। तो पता है क्या होगा, लोग बिल बनाएंगे ही, बोले ट्रांजेक्शन कर लो, गुड्स ले जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल विल का देख लेंगे। तो वो सरकार ने बोला है डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट, मैं इनवॉइस भेजूंगा तो बात शुरू होगी ना। अच्छा पैसे आप कैश में दे देना, चेक से मत देना, किसी को पता ही नहीं चलेगा, ना मैं इनवॉइस इशू करूंगा, ना आपने मुझे पक्के में कुछ पैसे दिए, ट्रांजेक्शन तो हुआ ही नहीं। जब तक ट्रांजेक्शन हुआ नहीं, जीएसटी की बात ही नहीं होगी। आराम से देखेंगे, जब बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा डिपार्टमेंट से, तब फॉर्मेलिटी कर लेंगे, 2-4 महीने तो पैसे यूज करे कम से कम, क्या पता लोग परमानेंटली यही करें। तो इन सब चीजों को रोकना नेसेसरी है। कैसे रोकेंगे, उसमें ऐसा बोला कि जो इनवॉइस आप इशू करते हो ना, रेफरेंस का सेक्शन इनवॉइस को लेके आएगा, सेक्शन 31, साथ साथ में बताता जा रहा हूँ, ये देखिए सब लिखा हो। डेट ऑफ इनवॉइस के लिए रूल ऐसा बना है कि अगर आपके गुड्स फैक्ट्री से रिमूव होते हैं, रिमूवल ऑफ गुड्स, तो उसमें पैरामीटर डिसाइड किया कि जिस दिन गुड्स रिमूव होंगे उस दिन या उससे पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, ये डेडलाइन है। जिस दिन गुड्स आपकी फैक्ट्री से रिमूव हुए उसी दिन या उसके पहले इनवॉइस इशू कर देना पड़ेगा, ये डेडलाइन फिक्स कर दी। बोले कहाँ लिखा है ऐसा करना पड़ेगा, सेक्शन 31 में लिखा है, तो लिखा हुआ है, तो आपको मानना पड़ेगा वैसा। तो आपकी फैक्ट्री से जिस दिन गुड्स एग्जिट होंगे, या तो आप इमीडिएटली ऑन दैट डेट, या फिर दूसरा बोला है उसके पहले, ऑन और बिफोर, आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो एक डेडलाइन फिक्स कर देंगे, इससे डिले नहीं कर सकते। बात समझ आ रही, ठीक है। तो ये थी वो इंटरनल कंडीशन रिलेटेड टू डेट ऑफ इनवॉइस। दिस डेट ऑफ इनवॉइस इज सब्जेक्ट टू डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री। एग्जांपल ले लेते हैं, डेट कुछ अपने अज्यूम कर लेते हैं। अभी डेट ऑफ इनवॉइस की बात हो रही है, तो मैंने लिया 28 जनवरी 2025। गुड्स जो है वो फैक्ट्री से रिमूव हुए, उसकी जो डेट ऑफ रिमूवल, दैट डेट ऑफ रिमूवल इज 25 जनवरी 2025। अब इस सिचुएशन में हम डेट ऑफ इनवॉइस जो एक्चुअल वाली है वो यूज कर सकते हैं, या फिर डेट ऑफ रिमूवल फॉलो करनी पड़ेगी। उन्होंने क्या बोला, सेक्शन की लैंग्वेज बोलती है द डेट ऑफ इनवॉइस और द इनवॉइस मस्ट बी इशूड ऑन और बिफोर द रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री। गुड्स रिमूव हो गए 25 को, अगर आप 25 को इनवॉइस बना देते चलता, आप 24 को बना देते, 20 को बना देते चलता, लेकिन लेट नहीं चलेगा। अगर लेट हो गया क्या करें, अगर लेट हो गया तो फिर नहीं कर सकते, समझ आए। तो आपको ये डेट यूज करनी है। अब अगर इसको इंटरनल कंडीशन की तरह देखा जाए, तो जो अभी तक दिख रहा है बार बार लिखा हूँ, याद हो जाए, डेट ऑफ इनवॉइस वर्सेस डेट ऑफ पेमेंट, whichever is earlier, but this date of payment is subject to date of removal। इन दोनों में से भी कौन सा सिलेक्ट हो रहा है, बात समझे। इन दोनों में से भी जो अर्लियर है वही तो सिलेक्ट हो रहा है, और फिर जो सिलेक्ट होगा इनमें से वो कंपेयर होगा इसके साथ, और इसमें भी अगेन विच एवर इज अर्लियर, आने वाला तो अर्लियर ही, लेटर करेंगे क्यों, एक महीना लेट हो जाएगा, पैसे लेट मिलेंगे, अर्लियर ही होगा ना। तो इन ये इंटरनल कंडीशन, दिस इज मेन कंडीशन, बट दिस इज सब्जेक्ट टू समथिंग, वो सब्जेक्ट टू ही आ गया। बात समझ आ रही है, ये पॉइंट है। दूसरा, ये जो अपना डेट ऑफ पेमेंट वाला पोर्शन है ना, इसमें भी मैंने स्टार मार्क लगाया, तो इसमें भी ऐसी एक इंटरनल कंडीशन है, उस पर बात कर रहे हैं।
डेट ऑफ पेमेंट में दो चीजें बोली। एक होता है कि आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर दी, और दूसरा है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया। दो पैरामीटर देखे जाते हैं। अभी कैसे वर्क करता है, बहुत सिंपल चीज है, हम नॉर्मली बिजनेस में करते भी हैं। अभी आपने मुझे चेक से पेमेंट दिया, जो नॉर्मल तरीका है पेमेंट करने का। अब चेक कुछ भी अमाउंट का, 1 लाख रुपए का हो या 5 लाख का, 10,000 का, आपने चेक दिया। अब एक तो मुझे इसकी अकाउंटिंग एंट्री करनी पड़ेगी, पेमेंट रिसीप्ट मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। फिर मैं ये चेक जो है बैंक में भरूंगा। अब बैंक में क्लियर सेम डे तो होता नहीं, 1 या 2 दिन बाद क्लियर होता है। तो 1-2 दिन बाद मैसेज आएगा कि अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। और वो देख के इतना अच्छा लगता है, वो जो नोटिफिकेशन आता है उसमें ग्रीन कलर के पैसे दिख रहे होते हैं प्लस कर, तो खुशी होती है, चलो पेमेंट आ गया वैसे। ठीक है। अब ये चीज जो हो रही है वो एक नॉर्मल सा ट्रांजेक्शन। बट पॉइंट ये है, यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि जो डेट ऑफ पेमेंट आपको सिलेक्ट करनी है वो इन दो में से अगेन ऑप्शन दिया है, विच एवर इज अर्लियर। बोला इसमें भी ऐसा कुछ होता है कि अर्लियर लेटर वाला भी कोई ऑप्शन है कि पहले एंट्री होगी बाद में क्रेडिट होगा, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। दोनों चीजें पॉसिबल है, दोनों सिनेरियो समझ लो। अब ऐसा कुछ है कि आप मेरे रेगुलर कस्टमर हो, आपका पेमेंट का कभी कोई डिफॉल्ट नहीं होता, टाइम टू टाइम पैसे आ जाते हैं। तो जैसे आपने मुझे चेक हैंड ओवर किया ना, मैंने एंट्री कर दी। आज आपने मुझे चेक दिया, मैंने एंट्री कर दी कि भाई पेमेंट आ गया, समझ आया। लेकिन चेक बैंक में भरने में इमीडिएटली जाऊंगा ऐसा तो होगा नहीं कि आपने अभी चेक दिया और उनको बैंक में भर के आता हूँ, ऐसा तो होगा नहीं। भाई चेक दे दो, कल भर दूंगा, परसों भर दूंगा, 2-4 दिन बाद भर दूंगा। अब मैंने चेक भरा सपोज 6 तारीख को, 6 पे, ठीक है। अब चेक भरूंगा तो इमीडिएटली क्लियर तो होगा नहीं, वीकेंड आ गया, ठीक है। तो चेक जो है वो सपोज क्लियर हुआ 9 तारीख, ऐसा कुछ। तो बैंक से मैसेज आया 9 तारीख को अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, तो दिस इज द रेफरेंस डेट हियर 9। समझ क्लियर हो गया। अब इन दोनों में से कौन सी डेट सिलेक्ट होगी आपको पता है, विचएवर इज अर्ली। उल्टा भी हो सकता है, पहले क्रेडिट हो बाद में मैं एंट्री करूँ। अब जो ऐसी पार्टीज होती है जिनके पेमेंट आता है वो गारंटी नहीं होती, एक तो पहले पैसा आता नहीं है। अगर उनका चेक आ भी गया तो भी कोई गारंटी नहीं है कि पैसा आ गया, क्यों? चेक भरूंगा बाउंस हो जाएगा, कभी कभी इनके चेक बाउंस हो जाते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। या कोई फर्स्ट टाइम आपके यहाँ डील कर रहा है, आपको लगता है पता नहीं यार पेमेंट क्लियर होगा क्या, थोड़ा रिस्क है, तो आपने सोचा एक काम करते हैं, पहले चेक बैंक में भरते हैं, पास होने देते हैं, मैसेज आएगा ना फिर एंट्री कर लेंगे, बार बार फिर अपने में भी कंफ्यूजन ना हो। या अपनी पॉलिसी ऐसी है, चेक का जैसे मैसेज आता है ना हम एंट्री कर देते हैं। तो भाई आपने चेक भरा, वो डेट पे भरा, हमने 4 तारीख को भरा, या 4 तारीख को मैसेज आ गया अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। इसको देखते ही आपने 1-2 दिन बाद 6 तारीख को अकाउंट में एंट्री करके चलो बैंक से मैसेज आ गया ना, पेमेंट आ चुका है, अब एंट्री कर। तो उल्टा भी तो हो सकता है। तो इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, नॉट नेसेसरी कि यही अर्लियर होगा, वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। अब बात समझिए क्या हो रहा है यहाँ। तो दिस इज टाइम ऑफ सप्लाई। अब मैं अभी तक जितना बताया ना उसको समराइज कर रहा हूँ, थोड़ा 2-3 बार सुनने से फिर आपको क्लियर होता है। यू आर फाइंड आउट टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। अब इसमें दो फैक्टर्स बोल लेते हैं, डेट ऑफ इनवॉइस वर्सेस डेट ऑफ पेमेंट। ये होगा दोनों में से विच एवर इज अर्ली, बट दिस इज सब्जेक्ट टू डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। इन दोनों में से भी which ever is early. अच्छा, दिस इज डेट ऑफ पेमेंट, सब्जेक्ट टू 2 कंडीशंस। इसमें बोला एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री, और दूसरा बोला है बैंक अकाउंट में क्रेडिट। ये दोनों में से भी अगेन which ever is early। ना समझ आई? तो यहाँ पे विच एवर इज अर्लियर में से एक डेट मिलेगी, यहाँ विच एवर इज अर्लियर में से एक डेट मिलेगी, ये दोनों डेट्स में से एक विच एवर इज अर्लियर मिलेगी, ठीक है। वैसा होगा तब जाके फाइनल आपको आंसर मिलेगा, जो आएगा आपका टाइम पता चल। यस। और फिर है ना, जैसे ही ये सब चीजें मैं लिखता हूँ आधे लोग दिमाग लगा लेते हैं सर, जो भी डेट्स दे रखी होगी अपना आंसर है विच एवर इज अर्लियर, सारी तारीखें देख लेंगे, जो अर्लीस्ट होगी वही आंसर है। नेसेसरी नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना कितनी बार वो लोग कोई और डेट दे देते हैं जो इनमें से है ही नहीं। जैसे यहाँ डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिन्यूअल, डेट ऑफ एंट्री द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट, ये रेलेवेंट डेट्स है। तो और डेट दे देंगे, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, डेट ऑफ अराइवल, कुछ भी दे देंगे, और वही सबसे पहली होगी। आपको लगा लो कि सारी तारीखों में से विचेवर इज सम खत्म हो गया, तो ऐसा रट्टा मार के नहीं जाना है सब विचेवर इज करके आ जाओ। एक तो एमसीक्यू पेपर नहीं है, अगर कैलकुलेशन पूछेंगे तो आपको ये सेक्शन है समझाना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन 12 ये बोलता है कि इन दोनों में से अर्लियर, और ये चीजें होती है, लिखनी पड़ेगी, जस्टिफाई करना पड़ेगा, फिर आप आंसर निकालोगे तो समझ आएगा। तो शॉर्टकट में लगा लेंगे सब जगह तो अर्लियर ही हो रहा है, सारी तारीखों में से अर्लियर ले लेंगे, वो मत करना।
नहीं तो आंसर रॉन्ग होने के पूरे चांसेस है। एक तो कंटेंट नहीं लिखोगे, वर्किंग नोट्स तो वैसे ही मार्क्स नहीं मिलेंगे, और फाइनल आंसर में तारीख भी गलत लिख दी तो 0 होगी। तो वो शॉर्टकट नहीं लेना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप एक तो सम करोगे ना, अपने आप को रीजन समझ में आएगा। यहाँ तक कुछ पूछना है, कोई कंफ्यूजन है तो कुछ नहीं समझ आया हो, क्लियर हो रही है बात। और जो मैंने बोला ना, ये डेट ऑफ रिन्यूअल, इसमें ऑप्शन, अब वो समझा देना, एक एक करके पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, एक साथ सब कुछ आएगा तो मिक्सअप हो जाएगा। डेट ऑफ रिमूवल मैंने तब बोला जब गुड्स एक्चुअली में फैक्ट्री से रिमूव हो जाए, तो उसको बोलते हैं कि वेयर द गुड्स इन्वॉल्व मूवमेंट, एक जगह से गुड्स निकलेंगे दूसरी लोकेशन पे जाएंगे, तो हमेशा फैक्ट्री से गुड्स रिमूव होंगे। एक दूसरा ऑप्शन भी है, व्हेन द गुड्स डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट। इसका मतलब ये है कि सप्लाई मैं कर रहा हूँ लेकिन गुड्स का फिजिकल कोई मूवमेंट नहीं होने वाला, जो थे वही रहेंगे। अब कुछ ऐसा कैसे होता है, जो गुड्स खरीदेगा वो लेके तो जाएगा, डिपेंडिंग क्या हो रहा है। अब मान लो ऐसा है कि कोई फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री मैंने आपसे खरीद ली, ठीक है। अब फैक्ट्री के अंदर मशीन लग चुकी, तो फैक्ट्री का मालिक मैं बन चुका हूँ, तो फैक्ट्री तो वहीं रहेगी ना, उठा के तो लेके नहीं जाऊंगा। बोले सर वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, पर अंदर की मशीन वो तो मूवेबल है, बट मशीन भी तो वही की वही है, मैं कहा उसको उठा के कहीं रिलोकेट कर रहा हूँ। तो मैंने आपसे जो प्रॉपर्टी खरीदी या जो गुड्स खरीदे, वो जहां थे वहीं रहेंगे, मालिक मैं बन चुका हूँ। ये क्लासरूम का सेटअप आप मुझसे बाई कर, तो बेंचेस तो यहीं रहेंगे। तो ये मूवेबल गुड्स है, आपने मुझसे खरीद लिए लेकिन कहीं उठा के लेके गए, कहीं ऐसा हुआ कि मैंने आपको डिलीवरी की, गुड्स यहाँ से रिमूव हुए नहीं हुए। तो अगर रिमूवल ही नहीं हुआ, स्टिल सप्लाई तो हो रहा है ना, तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई कितने टाइम रिमूवल तो होगा ही नहीं। तो फैक्टर क्या कंसिडर करे, कंपेयर किसको करे, फिर आगे कैसे कैलकुलेशन होगा। तो उन्होंने वहां पे बोला कि डेट ऑफ रिमूवल के बदले हम नाम यूज करेंगे डेट ऑफ अवेलेबिलिटी, डेट ऑफ मेकिंग द गुड्स अवेलेबल टू द बायर, कि आज से ये बेंचेस आपकी हो गई, आप यूज कर सकते हो अवेलेबल, तो उसको बोलेंगे डेट ऑफ अवेलेबिलिटी। अब नाम के अलावा कुछ चेंज नहीं होगा, पूरा कैलकुलेशन सेम। अवेलेबिलिटी विल बी कंपेयर्ड विद इनवॉइस, तो जिस दिन गुड्स अवेलेबल हुए उस दिन या उससे पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। पेमेंट वाला क्राइटेरिया तो सेम है, दोनों कंपेयर किया विच एवर इज अर्लियर, तो पूरे कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ जो रेफरेंस डेट है ना, वो रिन्यूअल के बदले कौन सी होगी, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, या डेट ऑफ सॉरी एक्सेप्टेंस की अवेलेबिलिटी, डेट ऑफ मेकिंग द गुड्स अवेलेबल टू द बायर, सिंपल क्राइटेरिया। ठीक है, स्टोरी समझ आ गई है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। अब इसमें अपने जो थियरी दे रखी है नोट्स में वो भी देखते हैं, उससे ये सब चीजें कंपेयर करा था और कुछ पॉइंट्स ऐड कराऊंगा। धीरे धीरे एक एक पॉइंट ऐड होता जाएगा, बट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई रश नहीं, समझ में आना चाहिए। इंट्रोडक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, बाकी नहीं पढ़ सकते। सेक्शन 12 यहाँ से अब शुरू हो रहा है, मेन सबसेक्शन वाइज जाना है यहाँ पे। सबसेक्शन 1 सबसे सिंपल, जो टाइटल में लिखा है वही रिपीट करता है, कुछ भी नया नहीं बोला इसमें। तो सबसेक्शन 1 आप पढ़ो ना पढ़ो एक ही बात है। वो सीधा बोल रहे थे आगे जाके बाकी सबसेक्शंस में देख लो, मैं तो सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूँ, मेरे पास कुछ नया कंटेंट नहीं, क्लियर बोल दिया। सबसेक्शन 2 देख लो, टाइप ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर नॉर्मल चार्ज। व्हाट इज नॉर्मल चार्ज, जहाँ पे सप्लायर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा कस्टमर से कलेक्ट करके, नॉर्मल चार्ज। और उसका ऑपोजिट क्या था, रिवर्स चार्ज, वहां पे बायर इज लायबल टू पे जीएसटी डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। तो ये कंपैरिजन हमने किया, तो हम नॉर्मल चार्ज की बात करते हैं। अब इसके अंदर सब कुछ वही लिखा है जो मैं अभी आपको जैसे समझा रहा था, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज, ये स्टोरी डेट ऑफ इनवॉइस वर्सेस डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज आपके सामने ही, देख लो। बोलो कंडीशन समझ आई। देखो उसमें आपको सेक्शन 31 का रेफरेंस मिलेगा, इनवॉइस इशू करने की जो डेडलाइन है, ये रिमूवल से पहले हो जाना चाहिए, एक्सेप्टेंस से पहले हो जाना चाहिए, सॉरी अवेलेबिलिटी से पहले हो जाना चाहिए, ये सब बातें सेक्शन 31 में लिखी है। सेक्शन 31 अपना आगे चैप्टर है टैक्स इनवॉइस का, उसमें मैं कवर करूंगा, बट कोई स्टोरी यहाँ पे मिली रिलेटेड सेक्शन। इसके बाद देखो एक प्रोविजो आया था, हाउएवर वाला, बहुत अच्छा पॉइंट है, और इसका नोटिफिकेशन भी आया। तो प्रोविजो मैंने रखा इसलिए क्योंकि रेलेवेंट है, वो बताऊंगा तो नोटिफिकेशन समझ आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। अब एग्जैक्टली इसमें हो क्या रहा है वो जनरली समझा देता हूँ। इसमें इन्होंने बात की थी एडवांस पेमेंट। नॉर्मली होता है ना, आपने गुड्स का ऑर्डर प्लेस किया, अब आप बल्क में सप्लाई दे रहे हो और ऑर्डर वैल्यू है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए का आपने ऑर्डर दिया मुझे, कोई पर्टिकुलर गुड्स है जो मैं आपको सप्लाई करूंगा। अब आप सोचो 10 लाख रुपए का ऑर्डर आप प्लेस कर रहे हो
ऑर्डर प्रोसेस करने से पहले क्या मैं आपसे कुछ एडवांस पेमेंट, कुछ टोकन, कुछ इंस्टॉलमेंट मांगूंगा, या पूरा ऑर्डर बना के रख दूंगा, फिर आप लेने आओगे, फिर आप पैसे दोगे? क्या होता है नॉर्मल? कुछ एडवांस पेमेंट, 10 लाख का ऑर्डर, कम से कम 25% एडवांस देना पड़ेगा। तो 2.5 लाख रुपए आप जमा करवा दो और बाकी का आप डिलीवरी पे दे देना। आपके 2.5 लाख रुपए फंसे हुए हैं ना, तो आप गुड्स लेने आओगे। नहीं तो मैं 10 लाख का गुड्स बना के रख दूंगा, आपका माइंड चेंज हो गया तो आप मुझे ऑर्डर देने के बाद मार्केट में और 10 जगह गुड्स ढूंढ रहे हो। मेरा ऑर्डर कंप्लीट होते होते आपको मुझसे सस्ता सप्लायर मिल गया, बोले सर रहने तो नहीं चाहिए। 10 लाख रुपए का सामान है, बना के रखा है, नहीं चाहिए, बोले किसी और को बेच देना। मेरा कस्टम गुड्स है, आपने बोले वैसे बना, किसको बेचूंगा जाके? अनसर्टेनिटी में कैसे कोई काम करेगा? तो एडवांस चार्ज करना इज अ मार्केट प्रैक्टिस, नॉर्मल मार्केट प्रैक्टिस, कुछ गलत नहीं है उसमें। इन्होंने पहले वो जो प्रोविजन था ना अवेलेबल, वो प्रोविजन ऐसा लिख दिया था कि अगर कोई एडवांस चार्ज करता है सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, और अगर वो एडवांस 1,000 रुपए से ज्यादा है, 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज से ज्यादा है, तो उस एडवांस का जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो डेट ऑफ पेमेंट होगी। वही 1,000 रुपए जब दिए, वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। पूरे सर इससे फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि मजदूरी डबल हो जाएगी, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन सीधा हो जाएंगे डबल। वो कैसे? अब जैसे मैंने बोला कि 10 लाख रुपए का अपना ऑर्डर था, मैंने आपको बोला 2.5 लाख रुपए एडवांस दे दो, तो आपने मुझे 2.5 लाख रुपए आज दिए, 28 जनवरी, समझ आया? तो ये 2.5 लाख रुपए का जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो आज ही, टुडे। इसका मतलब मुझे आज आपसे 2.5 लाख प्लस जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, 2.5 लाख प्लस जीएसटी। तो भाई चलो ठीक है, 2.5 लाख प्लस जीएसटी मैंने आपसे कलेक्ट कर लिया। अब क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई 28 जनवरी है, ये वाला जीएसटी डिपार्टमेंट को सबमिट करना पड़ेगा जनवरी, समझ आ गया? तो उन्होंने पहले ही वो जीएसटी अपना सिक्योर कर लिया। बट ये तो इनकम्प्लीट पेमेंट है, बाकी पेमेंट भी तो आने वाला है। अब जब रिमेनिंग अमाउंट आप मुझे पे करोगे 7.5 लाख रुपए, वो तो बाद में पे होगा ना डिलीवरी। अब ये ट्रांजेक्शन मान लो हो रहा है 20 फरवरी, तो मैं इसमें भी आपसे जीएसटी, ये जीएसटी में गवर्नमेंट को ये तो पहले की डेट है। अब इसमें आपकी जीएसटी की टोटल लायबिलिटी नहीं बढ़ रही है, आप जीएसटी तो 10 लाख की चुका है, 10 लाख प्लस जीएसटी, और दो पार्ट में। अब क्योंकि मैंने आपसे 2.5 लाख प्लस जीएसटी दिया, मुझे प्रॉपर इनवॉइस बना के देना पड़ेगा जीएसटी वाला यहाँ पे। फिर जब बैलेंस पेमेंट करोगे, फिर वापस जीएसटी कलेक्ट करना, फिर जीएसटी वाला बिल बना के देना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को पेमेंट की 2 इंस्टॉलमेंट में 2 बार करना पड़ेगा। तो मेरा तो हर ट्रांजेक्शन डबल मेहनत वाला हो गया, क्योंकि एडवांस के बिना मार्केट में कोई काम नहीं करता। और 1,000 रुपए क्या वैल्यू होगी? 1 करोड़ का ऑर्डर होगा तो क्या 999 एडवांस होगा जीएसटी के इनवॉइस से बचने के लिए? 1 करोड़ का होगा तो 10-20 लाख रुपए एडवांस मांगूंगा। तो हर ट्रांजेक्शन में दो जीएसटी वाले बिल बनाने पड़ेंगे और दो टाइम ऑफ सप्लाई आएंगे। इनकन्वीनियंस नहीं अकाउंटिंग वाले पार्ट में, तो यार ये गलत हो गया। तो पहले इन्होंने प्रोविजो तो लगा दिया, लेकिन इस प्रोविजो को अपोज किया कि ये चीज चेंज करनी पड़ेगी बिकॉज मार्केट प्रैक्टिस के अगेंस्ट जा रही है। गवर्नमेंट को ये बात तुरंत रिलेट भी हो गई कि हाँ बात तो सही। तो इनिशियली उन्होंने क्या किया, ये प्रोविजो लाए थे, बट फिर ये प्रोविजो को हटा दिया, बोला हमें काम करते हैं, प्रोविजो को कैंसिल कर देते हैं। उसके बदले एक नोटिफिकेशन इशू किया। अब जो नोटिफिकेशन है उसका नंबर है 66 ऑफ द ईयर 2017। स्टार्टिंग में आ गया था जिस साल में जीएसटी आया था, और इसकी जो इफेक्टिव डेट है वो है 15 नवंबर। 15 नवंबर से इफेक्टिव आता है। जुलाई में तो जीएसटी आया था, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा, 3-4 महीने में उन्होंने प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया। इस नोटिफिकेशन में ऐसा बोला कि भाई अगर मैटर टाइम और सप्लाई ऑफ गुड्स का है, ये ध्यान से समझना, दिस नोटिफिकेशन इज एप्लीकेबल ओनली ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, नॉट ऑन सर्विसेज। पहले ही हाईलाइट कर रहा हूँ, आप भी लिखा है। सर्विसेज जो आगे पढ़ेंगे हम सेक्शन 13, उसमें नोटिफिकेशन अप्लाई नहीं होता है, सिर्फ गुड्स के लिए नोटिफिकेशन है। पूरा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की अगर बात हो रही है और एडवांस पेमेंट कुछ भी चार्ज किया, तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई जो निकलेगा वो पेमेंट बेसिस पे नहीं निकलेगा, वो निकलेगा इनवॉइस बेसिस पे। सेम लैंग्वेज यूज करो अपने मन से। इस एडवांस पेमेंट का टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो इनवॉइस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाए। बोले सर इसका मतलब तो वही हो गया ना, डेट ऑफ इनवॉइस। आंसर इज नो। मैंने इनवॉइस बेसिस बोला है, डेट ऑफ इनवॉइस नहीं बोला है, दोनों में फर्क है। इनवॉइस बेसिस का पता है एक्चुअल मीनिंग क्या है? डेट ऑफ इनवॉइस वर्सेस डेट ऑफ रिमूवल, whichever is इंटरनल कंडीशन के साथ, सब कंडीशन के साथ। सिर्फ बोल देता ना डेट ऑफ इनवॉइस तो बात खत्म हो जाती है। इनवॉइस बेसिस जो वर्ड है ये, इसका मतलब है इन दोनों में से whichever is
अब वो रिमूवल हो या अवेलेबिलिटी हो सेकेंडरी बात है, बट यहाँ पे कंपैरिजन हो, उसके बाद जो तारीख आएगी वो। दूसरे वर्ड्स में मैं ये बोल सकता हूँ कि इस एडवांस पेमेंट के केस में हमें डेट ऑफ पेमेंट से कोई मतलब नहीं है, ये भी तो बोल सकता हूँ। नॉर्मली हमेशा डेट ऑफ इनवॉइस वर्सेस डेट ऑफ पेमेंट था ना, अगर वो रूल लगाओगे तो हमेशा डेट ऑफ पेमेंट ही आएगा, फिर नोटिफिकेशन का क्या मतलब रहेगा? तो नोटिफिकेशन इज अ स्पेशल सिचुएशन। अपना नॉर्मल सेक्शन क्या बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए, तो डेट ऑफ इनवॉइस वर्सेस डेट ऑफ पेमेंट, दोनों में से विचरण कर दिया। एडवांस वाले केस में तो हमेशा यही क्लियर होगी ना। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ नोटिफिकेशन एंड कैंसिलिंग द प्रोविजन? तो इम्प्लाइड सी बात है कि इस केस में ये रूल नहीं चलेगा। तो उन्होंने बोला एक काम करो, ये जो अपना स्टैंडर्ड रूल है इसमें से इस पार्ट को भूल जाओ। इसका क्या बचा है? इनवॉइस, बट दिस इज सब्जेक्ट टू समथिंग। डेट ऑफ इनवॉइस जो है सब्जेक्ट टू डेट ऑफ रिमूवल या डेट ऑफ अवेलेबिलिटी, दोनों में से विचरण कर दी। तो इतना पार्ट फॉलो करो, वो वाला छोड़ दो, सर पेमेंट वाला छोड़ दो, ये तो फॉलो करो। तो डायरेक्ट डेट ऑफ इनवॉइस नहीं लेना, डेट ऑफ इनवॉइस शुड बी सब्जेक्ट टू डेट ऑफ रिमूवल वैसे, तब जाके आपका ये नोटिफिकेशन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। बोलो बात समझ आ रही? तो अब एडवांस वाला प्रॉब्लम भी खत्म है। 10 लाख 1 करोड़ तो बड़ा अमाउंट हो गया। आप किसी को 2-3 हजार का ऑर्डर दोगे ना तो भी 500 रुपए एडवांस मांगेगा। बोले कुछ तो देके जा, तो समझ में आएगा ना कि फिर बाद में तो आएगा कि नहीं आएगा, वैसी बात। बोलो कुछ कंफ्यूजन यहाँ तक? अब क्लैरिटी आ रही है? ये सब बातें थियरी बुक में सब लिखा होगा, थियरी कुछ नहीं लिखनी पड़ती। तो एग्जाम्पल है वो आप लिख सकते हैं। ये जो लिखा है पूरा, इसमें सारी स्टोरी आ गई है। आपको पढ़ना है नोटिफिकेशन तो आप पढ़, आउटकम ये निकले। तो इसमें वो इसके डिलीवरी उसके बाद 7.5 लाख और वापस दे दिए। उसका पॉइंट है कुछ रिटर्न, मतलब ऑर्डर कैंसिल हो गया या आपने रिफंड कर दिया वैसे? नहीं, कस्टमर ने ऑर्डर अच्छा मतलब फ्रॉड हो गया, डिलीवरी नहीं दी सप्लायर ने, वैसा हो गया। हाँ, सप्लायर ने कुछ बाद में दिया फिर नहीं दी, तो हर चीज का अलग सॉल्यूशन निकलेगा। उसने नहीं दिए गुड्स तो आपने क्या किया? गुड्स तो दिए आपने, मुझे गुड्स दिए और मैंने आपको सारा पेमेंट पहले से कर दिया, तो फिर उस केस में डेट ऑफ पेमेंट चलेगी। अच्छा मतलब पूरा एडवांस पेमेंट है? हाँ। नहीं नहीं, तो भी रूल तो वही रहेगा। उसमें एडवांस पेमेंट में ऐसा नहीं लिखा है कि एडवांस पेमेंट शुड बी इंस्टॉलमेंट और पार्ट पेमेंट। एडवांस मतलब 10 लाख के ऑर्डर पे 1 रुपया भी एडवांस है और 10 लाख भी एडवांस है। तो तुमने अगर मुझे फुल एडवांस दे दिया था तो भी इनवॉइस बेसिस का ही रूल लगेगा, डेट ऑफ पेमेंट नहीं है ऐसा। तो उसमें वही देखा जाएगा, पेमेंट तो एडवांस, तो बचा क्या? इनवॉइस, तो रिमूवल और इनवॉइस विच एवर इज खत्म। तो एडवांस में जरूरी नहीं है कि एडवांस में एक पार्ट ही दिया होगा। कितनी बार होता है सर 100% एडवांस पेमेंट है, पूरा पेमेंट करोगे तो गुड्स डिलीवर होंगे तो ही बनेंगे, मेड टू ऑर्डर है, इसलिए इसमें पार्ट पेमेंट नहीं चलेगा। तो आपने पूरा पे कर दिया तो फिर रूल तो सेम ही रहेगा, तो अमाउंट पे नहीं डिपेंड करता है, एडवांस मतलब एडवांस। फिर वो सर पहला आपने डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट जो अर्लियर है, अर्लियर आया तो एडवांस, बात तो ही सही है। फिर उसमें तो जीएसटी लगेगा। लेकिन पहले जब उन्होंने डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट वाला रूल बनाया तब तो उन्होंने प्रोविजो बनाया था, तब तो 1000 रुपए से ऊपर जाते ही वो पेमेंट बेसिस पे इनवॉइस बनवा रहे थे। नोटिफिकेशन बाद में आया, जब नोटिफिकेशन आया तो उन्होंने उस कंडीशन में कोई चेंज नहीं किया। अभी आप उसको जिस तरीके से देख रहे हो सही है कि डेट ऑफ इनवॉइस वर्सेस डेट ऑफ पेमेंट में विच एवर इज अर्लियर बोला है, लेकिन जैसे ही पेमेंट अर्लियर होगी फिर आ जाएगा नोटिफिकेशन। तो डेट ऑफ पेमेंट तो कभी सिलेक्ट ही नहीं होगी, वो बात समझ आई? हाँ वही। हाँ, अगर आपने उस तरफ जाके सोचा होता तो समझ आएगा कि डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट में डेट ऑफ पेमेंट तो कभी सिलेक्ट ही नहीं होगी। अगर ये नोटिफिकेशन एग्जिस्ट करता है तो डेट ऑफ पेमेंट कहाँ से आएगी? क्योंकि जैसे ही डेट ऑफ पेमेंट रिमूवल से पहले आई तो एडवांस हो गया, और एडवांस वाले में नोटिफिकेशन आ गया। और नोटिफिकेशन बोलता है डेट ऑफ इनवॉइस और रिमूवल में से अर्लियर देख लेना, पेमेंट वाली डेट छोड़ देना। तो अगर आप देखे जाए तो कभी डेट ऑफ पेमेंट सिलेक्ट होगी भी नहीं। बट वो ऐसा ही है, उसमें गवर्नमेंट को भी ऑब्जेक्शन नहीं है, नहीं होती तो ना हो, उनको तो अर्लियर से मतलब है, पैसों से मतलब है। अब एडवांस पेमेंट वाले में आपने ही बोला कि सर एडवांस पेमेंट में तो फिर हम 2-2 बार इनवॉइस नहीं बनाएंगे, चलो कोई बात नहीं, इनवॉइस के हिसाब से पैसे दे देना, रिमूवल के हिसाब से पैसे दे देना, बाकी केस में भी जो होगा विच एवर इज अर्लियर कर लेना। तो गवर्नमेंट के माइंड में ऐसा थोड़ी है कि नहीं यार कोई आंसर में तो डेट ऑफ पेमेंट भी आनी चाहिए, ऐसा तो है नहीं। उनको क्या फर्क पड़ता है डेट ऑफ पेमेंट आए कि इनवॉइस आए, पैसा एट द अर्लिएस्ट आना चाहिए। तो अगर फॉर्मूला लगाने पे कभी डेट ऑफ पेमेंट आती ही नहीं है तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आ गई? वो
सेक्शन प्लस प्रोविजो, प्रोविजो का कैंसलेशन फिर नोटिफिकेशन सबका कंबाइंड इफेक्ट है कि ऐसा हो रहा है। बट इस बात से गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसलिए उन्होंने मेन फॉर्मूला में कोई अमेंडमेंट नहीं किया, वो जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। बट आपको ऑब्जर्वेशन ठीक है, ऐसा तो कभी होगा ही नहीं, ना होता है तो ना क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसी बात नहीं। वो अच्छा पॉइंट, वो पॉइंट रेज किया तो अच्छी बात है कि आपको रिलेट हुआ कि भाई रेट ऑफ पेमेंट तो फिर सिलेक्ट ही नहीं होता, वो प्रॉब्लम है तो रहेगा। प्रॉब्लम तो क्या है, सिचुएशन है वैसी कुछ। चलो, तो नोटिफिकेशन वाला पॉइंट जो है आपका कवर हो गया, आराम से घर पे पढ़ लोगे तो भी ठीक है। स्टोरी याद रखना कि एंड में हो क्या है। आपसे नोटिफिकेशन को ऐसे शॉर्ट नोट नहीं पूछने वाला, आपको सिर्फ उसका इम्पैक्ट पता चलना चाहिए, वो अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, और क्या पॉइंट है। अब देखो जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 2 ये सब मैंने समझा दिया है। अभी मेरा एक्सप्लेनेशन सुना हो, काफी पॉइंट कवर, ये पॉइंट कवर हो चुका है, ये पॉइंट कवर हो चुका है। पेमेंट वाला डेट ऑफ पेमेंट, तो जो उसमें मैंने आपको बताया ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और क्रेडिट डेट की जरूरत कर लिया, ये बात यहाँ पे लिखी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री और बैंक में क्रेडिट, दोनों में से चल लिखा हुआ। फिर मैंने आपको बोला इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए, ऑन और बिफोर द रिमूवल। वो बात कहाँ लिखी है, सेक्शन 31, वो भी रेफरेंस दिया, सेक्शन 31 का प्रोविजन ये है लिखा हुआ। सब कुछ है, पूरा पढ़ के जाओ, पूरा कंप्लीट करेगा। एक नंबर पर रीड करना तो बोलेगा। एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन 2, नोट, सॉरी। बोलो, एक्सप्लेनेशन 1 2, नोट, नोट इज सेक्शन 31, सेक्शन 31 का सब सेक्शन 1 स्पेसिफिक आगे आने वाला है, तो अभी यहाँ रेफरेंस में दे दिया गया, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब ये सब जो आपने पढ़ा ना, नीचे एक वो इमेज में भी लिखा है, ये यहाँ से कलर में भी, बुक में ब्लैक एंड व्हाइट, वही बातें हैं जो समझाई, शॉर्ट में लिख दिया कौन कौन सी रेफरेंस डेट है, उसमें से विच एवर इज अर्लियर आपको करनी, सिंपल पॉइंट हो। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, किसी को कुछ नहीं समझ आया तो क्लियर है, कंडीशन यहाँ तक पता चल रही है। अब एक है ना, इसके ऊपर एक सम बनाना है, उसको सॉल्व करना है, तो डेट वाइज आपको आइडिया आ जाएगा कैसे execute करना है। ये तो देख सामने दो, आपको सॉल्व करना है, मैं डेटा फ्रेम कर रहा हूँ।
ये सब चीजें दे रखी है। गुड्स का रिमूवल है, सप्लाई में मूवमेंट है, इसलिए वो डेट ऑफ रिमूवल लिखा 27 जनवरी। डेट ऑफ इनवॉइस इशू हुआ एक्चुअली में 1 फेब को। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर दी सप्लायर ने 3 तारीख को, क्योंकि चेक आ गया और चेक भरा बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ 7 तारीख। ये सब डिटेल दे रखी है। अब इसके बेस पे आपको फाइंड आउट करना है टाइम हो सकता है क्या होगा। डायरेक्ट आंसर देखो, अप्रोच में रखना, whichever is earlier वो करना। पहले आप स्टेप बाय स्टेप चलना। आपको पता है कि डेट ऑफ इनवॉइस वर्सेस डेट ऑफ पेमेंट के एडवांस ये सब मिक्सअप हो जाएगा। तो इनवॉइस हम ले सकते हैं कि नहीं, वो आप यहाँ पे टैली कर दो। तो आपको पता है इनवॉइस की डेट सब्जेक्ट टू रिमूवल, इनवॉइस लेट इशू हुआ, रिमूवल हो जाना चाहिए। आइडियली आपको डेट देनी है, डेट ऑफ रिमूवल। तो इस तरफ कौन सी डेट देनी है पता चल गया, दैट इज 27। ये जो खत्म हो, डेट ऑफ पेमेंट का आपको पता है, ये दोनों में से आगे कौन सी तारीख आएगी। अब इन दोनों में से सिलेक्ट करना whichever is earlier, तो आपका फाइनल आंसर है। तो दिस इज टाइम ऑफ सप्लाई। समझ आया? तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही रहेगा, डेट्स होंगी, आपको फाइनली टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करना होगा। बट द पॉइंट इज कि आप डायरेक्टली आंसर निकाल के लिख के आ जाओगे, मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। आपको ये चीज समझानी पड़ेगी आप क्या करें। तो इसमें सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 का रेफरेंस देके आप अपने वर्ड्स में शॉर्ट में समझा दो कि ये रूल होता है और इसकी वजह से हमने ऐसा ऐसा किया। तो उनको वैसे समझ में आएगा आपने ये डेट क्यों ली, इनवॉइस की डेट क्यों नहीं ली। वो प्रोविजन लिखोगे तो ये आपको समझ आएगा वैसा। तो उस बेसिस पे ये पॉइंट चलता है। अब क्लैरिटी आई कैसे करना, क्लियर? चलो देखें आगे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है ना, दैट इज सबसेक्शन 3। अब थोड़ा ध्यान देना, पॉइंट ये है कि सबसेक्शन 3 इज टाइम ऑफ सप्लाई ऑन रिवर्स चार्जेस। थोड़ा अपने को अटेंटिव रहना पड़ता है, तो घूम जाएगा सारा। अभी ऑलरेडी ये कंडीशन बताई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, बात हो रही है रिवर्स चार्ज की। आपको पता है फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज में डिफरेंस क्या है। फॉरवर्ड चार्ज में ऐसा है कि सप्लायर बायर से पेमेंट कलेक्ट करता है विद जीएसटी, जीएसटी कंपोनेंट सरकार तक पहुंचा देता है। रिवर्स चार्ज में ऐसा है कि बायर खुद जाके अपने हिस्से का जीएसटी भरता है, मैं आपसे कलेक्ट नहीं करूंगा, खुद जाके भर देना। दैट इज अ डिफरेंस। अब रिवर्स चार्ज वाले ट्रांजेक्शन में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालें, तो उसकी भी कुछ कंडीशन जैसे नॉर्मल चार्ज में थी वैसे। बट पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपका सोचने का अप्रोच रिवर्स हो जाएगा। आप अभी कंडीशन देख लो जो अभी तक बताई, कंडीशन ये वाली, ये सारी कंडीशंस में अगर आपने ध्यान दिया हो, अगर ऑब्जर्व कर लो, आप सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहे थे। डेट ऑफ रिमूवल, सप्लायर जो गुड्स रिमूव करता है। डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, किसके बुक्स ऑफ अकाउंट, सप्लायर के, कब चेक आया कब एंट्री। डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट, किसका बैंक अकाउंट, सप्लायर का। तो सारी बात डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस भी सप्लायर इशू करता है। तो पूरा टॉपिक सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा था, बिकॉज बात हो रही थी फॉरवर्ड चार्ज की। तो सारा बर्डन किस पे होता है, सप्लायर। बात समझ आई? अब यही बात है रिवर्स चार्ज की। रिवर्स चार्ज में सारा बर्डन किसके ऊपर, बायर। तो जो कंडीशंस यहाँ पे आपको मिलेंगे ना, उसमें आपको बायर का पॉइंट ऑफ व्यू दिखेगा कि उसकी तरफ से सोचा गया है। अब ये लॉजिक ध्यान रहेगा ना, तो कंडीशंस याद रखना उतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। ये तो फिर ऐसा है कि यार टर्न कर लो आंख बंद कर, वैसी बात नहीं। अब यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए इन्होंने जो पैरामीटर्स दिए वो आपके 4 कंडीशंस बोली है। एक इन्होंने बोला डेट ऑन विच द गुड्स आर रिसीव्ड, देखो ऑपोजिट चलेगा। अभी क्या बोला था, डेट ऑफ रिमूवल, वो तो सप्लायर के एंड से होता है। तो अगर मैं गुड्स रिमूव कर रहा हूँ तो आप रिसीव कर रहे हो। यहाँ पे पैरामीटर क्या कर दिया, डेट ऑन विच द गुड्स आर रिसीव्ड, ठीक है। दूसरा, डेट ऑन विच द पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट, वहां पे क्या था, बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द सप्लायर। ऑपोजिट हो गया, ये जो यहाँ पेमेंट कर रहा है उसने तो एंट्री की होगी, मैंने पैसे दे दिए, ये उसकी एंट्री। फिर बैंक की बात करें तो वहां पे बोला था कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ, मैं सप्लायर हूँ। बट आप रिसीवर हो, आपके बैंक अकाउंट में क्या होगा, पैसा डेबिट हुआ होगा। तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा कब डेबिट हुआ। और फोर्थ कंडीशन थोड़ी सी नई है, अलग है। वहां पे आपको एक फिक्स डेट देने के लिए बोली है, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। अब इनवॉइस तो सप्लायर इशू करता है, देखो उसमें बायर का पर्सपेक्टिव ले भी नहीं पाओगे, तो वो पॉइंट तो यहाँ पे वैसे ही रहने वाला, चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये चारों डेट्स में से विच एवर इज अर्ली। सिंपल, जिस दिन आपने एज ए बायर गुड्स रिसीव किए, जिस दिन आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री की कि भाई मैंने पेमेंट कर दिया, जिस दिन आपके बैंक से पैसे कट गए, और जिस दिन आपको इनवॉइस मिला था वहां से 31st डे, ये 4 तारीखें होती।
इनमें से जो अर्लियर है इसमें सीधा सीधा आप कर लो, चारों में से विचेवर इज अर्लियर, फर्क नहीं पड़ेगा। अभी 31st डे वाला जो पॉइंट है ये मैं देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ। ये इसकी लैंग्वेज पढ़ो, सेम बात बोली अलग बोली। सेम बात बोली, ठीक है अलग है। 30 days लिखा है और 31st लिखा है। The date immediately following 30 days from the date of issue of invoice, जिस दिन इनवॉइस इशू किया था उसके बाद 30 दिन, पर 30वां दिन नहीं, उसका अगला दिन। डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days, सीधा लिख दे 31st डे तो इजी नहीं रहता, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट करके दिखाते देखो लॉ कितना टफ है, हमको कितना अच्छा ड्राफ्ट करना आता है। सीधा लिख दो ना, डेट ऑफ इनवॉइस से 31वां दिन, बात खत्म हो जाती है। तुम लिख रहे हो डेट ऑफ इनवॉइस से 30 दिन, उसका अगला दिन, तो बोलो सीधा 31वां दिन, मतलब 30 के आगे गिनती नहीं आती तो बात अलग है, सीधा लिख देते इजी रहता है। अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट करते ना, अपने को भी लगता है पता नहीं क्या हेवी पॉइंट है, 4 बार पढ़ रहे समझ ही नहीं आ रहा, सिंप्लीफाई करके लिखा हो तो एक बार में किसी को भी समझ आ जाता है। तो अननेसेसरी पॉइंट है, सिंपल लिखा जा सकता है, इसलिए ना वहां पे जो इमेज से लिखा है ना वहाँ क्लियर करते हैं 31st डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, कैलकुलेशन में ध्यान रखना। बोलो कुछ कंफ्यूजन समझ आया? तो देखो अगर आपने नॉर्मल चार्ज वाला सबसेक्शन 2 ध्यान से पढ़ा तो ये बहुत इजी लगता है और फटाफट पता चल गया क्या कंडीशन है, और मुझे आपको कंसेप्ट ज्यादा नहीं बताना पड़ा क्योंकि अंदर के पॉइंट्स पता थे तो इजी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सबसेक्शन 4। अब हैवी सबसेक्शन 2 था वो निकल गया, अब ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सबसेक्शन 4 बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ बोल रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर। तो वाउचर की बात हो रही है, वाउचर की डेफिनेशन चाहिए आपको तो आप सेक्शन में लिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैं मीनिंग समझा रहा हूँ, पता है आप उसको रीड कर देना। अब ये जो वाउचर है ना, इसमें बात हो रही है गिफ्ट वाउचर की, और गिफ्ट वाउचर वाला जो सिस्टम है वो काफी कन्वीनियंट है फॉर गिफ्टिंग पर्पस, और काफी लोग वही यूज करते हैं। अब गिफ्ट में कैसा है ना कि नॉर्मली अगर आप किसी को कोई चीज गिफ्ट करना चाहते हो तो आप क्या गिफ्ट कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। और आजकल ऐसा हो गया है कि इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस कि सामने वाले को आपका गिफ्ट पसंद आएगा कि नहीं आएगा। स्पेसिफिक जो पर्सनल चीज है, मान लो कुछ कपड़े हैं, शूज है, एसेसरीज है, अगर परफ्यूम है, ये सब चीजें आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो, वॉच है, तो ये चॉइस वाली बात हो जाती है। अब मैंने आपको जो कपड़े गिफ्ट किए आपको नहीं पसंद है तो आप नहीं पहनोगे, कलर अच्छा नहीं लगा, फिटिंग अच्छी नहीं लगी, डिजाइन अच्छा नहीं लगा, 100 चीजें होती है, और जितनी वैरायटी ये सब चीजों में बढ़ती जा रही है उतने नखरे अपने बढ़ते जा रहे हैं, तो पसंद नहीं आ रहा तो अपन नहीं पहनेंगे। अब गिफ्टिंग में क्या है ना, मैंने गिफ्ट दे दिया, मेरी फॉर्मेलिटी पूरी, बट आपने वो कभी यूज ही नहीं किया, तो एक पर्पस भी तो पूरा नहीं हो ना, किसी को गिफ्ट किया वो चीज उसके काम ही नहीं आई, तो गिफ्ट करने का मीनिंग क्या हुआ? अब इससे अच्छा एक तरीका क्या है, गिफ्ट वाउचर दे दो बजट के हिसाब से, फॉर्मेलिटी वाला झंझट ही नहीं। अब वो जनरेशन वाइज भी चीजें शिफ्ट होती है। अब अपने पहले के टाइम पे ऐसा होता था ना, वो गिफ्ट जैसे शादियों में, फंक्शन में, घर के इवेंट्स में, आपके घर में अगर शादी का फंक्शन है तो आप देखना गिफ्टिंग वाला कितना एक्सचेंज और गुड चल रहा होता है, पता है इसमें? जो आएगा वो भी कुछ लेके आएगा, खाली हाथ जाएंगे अच्छा नहीं लगेगा, जो आके जा रहा है उसको खाली हाथ भेजेंगे अच्छा नहीं लगेगा, मतलब बुरा भी क्या लग रहा है, ठीक है, अपना सामान तो हाथ में लेके जा ही रहा होगा, ऐसे टेक्निकली वो खाली हाथ तो नहीं जा रहा, तो बोले नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगता, मतलब मैं अपने बैग लेके आया था, अपने बैग लेके जा रहा हूँ, दोनों हाथ भरे हुए, तो ऐसे तो कुछ खाली नहीं है, बट अब बात ऐसी हो खाली हाथ भेजेंगे अच्छा नहीं लगेगा। जिसके घर में शादी का फंक्शन है ना, वो बेचारा ये भी ध्यान रख रहा है कि एक तो जो जो गेस्ट आए हैं उनको कहाँ रुकवाना है, उनको स्टे करवाना है, खिलाना पिलाना है, सब कुछ है, घुमाना फिराना भी पड़ता है, 2-4 दिन के लिए बुलाया हुआ है ना, बोर हो रहे क्या करेंगे, घूमने की जगह है कि नहीं, उसका भी अरेंजमेंट करके दो। अच्छा वो वापस जा रहे हैं तो उनको कुछ गिफ्ट भी दो, और गिफ्ट में होता क्या है, नॉर्मली ये कपड़े या कुछ होगा तो भाई वो बेडशीट का सेट आता है वो दे दिया, या फिर कपड़े कुछ आपने स्टिचिंग के लिए कुछ क्लॉथ दे दिया, आप अपने यहाँ सिलवा लो। अब इसमें क्या होगा, लेडीज को जैसे साड़ी है, सूट है, ऐसा कुछ गिफ्ट कर दिया, और जेंट्स को ना शर्ट पीस और वो दे दिया, सूट पीस अपने आप सिलवा लो। अब इसमें ना जेंट्स का कोई पंगा नहीं, 3 ही कलर आता है, ब्लैक, ब्लू और ग्रे, उसमें से आप किसी को कुछ भी देखो। अच्छा वो बेचारे ना सिलवा के अगली बार पहन के भी आएंगे, यूज करेंगे उसको, लेडीज में बड़ा खतरा है ये काम है। अब देखो रूल क्या है, या तो आप सब लेडीज को सेम कपड़े दो, ना कलर का टोन अलग होना चाहिए, ना डिजाइन अलग होना चाहिए, ना प्रोडक्ट, तो सुख शांति बनी रहेगी, आपका इवेंट शांति से संपन्न हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसमें वैरायटी दे दी कि रेड भी ले लिया, लाइट पिंक भी ले लिया, डार्क पिंक भी ले लिया,
फिर आप गए, है ना। अब साड़ियां हैं अलग अलग कलर की ले ली, अब जिसको रेड वाली थी और जिसको लाइट पिंक वाली थी, अब ह्यूमन साइकोलॉजी लेडीज की ये है कि उनको ऑपोजिट वाला ही पसंद आ रहा है, तो उसको रेड दिया, मेरे को पिंक पकड़ा दिया, कैसा लगता है। तो पिंक में क्या खराबी है, और रेड और पिंक ठीक है, दो अलग कलर है, या तो एक्सचेंज कर लो जाके, ठीक है। बट वो अलग अलग कलर दे दिया ना, तो दूसरे को जो कलर दिया वो अपने को अच्छा लग रहा है। अब देखो शादी में आए हो, साड़ी की दुकान में तो आए नहीं जाके आप बोल रहे हो ये चार कलर और दिखाओ, ये अच्छा नहीं लग रहा, पर लोग करते हैं ऐसा। हाँ, लोग करते हैं ऐसा। अच्छा, अब देखो डायरेक्ट जिसका फंक्शन है उसको जाके बोले इसमें रेड कलर है क्या, कैसा लगेगा। अब वो भी है कि देखो खराब भी नहीं लगना चाहिए, बट मुझे रेड कलर चाहिए, पिंक नहीं चलेगा, तो फिर ना डायरेक्ट नहीं बोल सकते, अपने उस बंदे को ढूंढते हैं जिसको बोलने से मैसेज पहुंच जाएगा। ऐसा होता है, शादी में ये सब भी चल रहा होता है। फिर आप ना किसी और को ढूंढोगे जो उसके क्लोज है, फिर उसको जाके बोले तेरे को मिली कि नहीं साड़ी, क्या है, कौन सा कलर दिया, ऐसे बात बात निकाली, बोले रेड कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है, पिंक थोड़ा सा फीका लग रहा है, ये वो करके ऐसा अच्छा नहीं लगा, बट चलो ठीक है, अब कुछ बोल नहीं सकते, ऐसे ऐसे करके। अब उसको बोल दिया आपने, अब वो जाके बोलेगा अंदर, बोले हमको साड़ी पसंद नहीं है, थोड़ा नाराज हो रहे थे, देख लो। फिर वो सामने से आके पूछते हैं, बोले कलर तो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, और भी दो कलर है, आपको नहीं पसंद आया तो देख लो। फिर वो बोल रही, बोले नहीं अच्छा है तो दिखा दो, चलो देख लेते हैं क्या है, तो चेंज तो करा लिया। अभी तो चलो बात हो गई, अगर बात नहीं हुई होती और पिंक साड़ी लेके उसको घर जाना पड़ता, सोचो क्या होता। आपकी इतनी बुराई होती थी ना पीछे, आपको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। शादी के फंक्शन में अगर आप सोच रहे हो कि 100 लोग आए हैं और 100 के 100 खुश होके जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं। कितनी भी मेहनत कर लो, कोई ना कोई नाराज होके जाता ही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है खाना, फोकस उस पर रखना चाहिए। अगर आपने खाना अच्छा रखा है तो बाकी चीजें लोग माइंड नहीं करते, बट खाना अगर अच्छा नहीं है तो जन्म भर के लिए आप गाने, और लोग याद ही वैसे रखते हैं। मेरे खुद का एक्सपीरियंस है ऐसा, आज भी अगर रिश्तेदार मिलते हैं ना मेरे, या इन लॉज की साइड के भी कोई मिलते हैं ना, तो पहले वो बात खाने की करते हैं, यार तेरी शादी में खाना बहुत अच्छा, मतलब मुझे पता था आप यही चीज के लिए मुझे याद रखोगे, इसलिए मैंने सारा फोकस ही खाने पर, बजट एलोकेशन किया था ना, उसमें मेन फोकस मेरा खाने पे था कि इतना खाना खिलाऊंगा ना तुमको जन्म भर याद रहेगा। और ये अगर खाना खराब होता है ना, जैसी शादी में खाना वो बेकार था, बिल्कुल मजा नहीं आया था। शादी अटेंड करने गए थे, खाने का टेस्टिंग करने गए थे, क्या चल रहा था, लेकिन वो माइंडसेट अपना वैसा, तो उस तरीके से चलना पड़ता है। अब ये सारे पंगों से बचना है गिफ्टिंग वाले में। देखो अपनी जनरेशन तो सॉर्टेड, अपन गिफ्ट देते ही नहीं ना, एक्सपेक्टेशन होती है। अब गिफ्टिंग का प्रोविजन धीरे धीरे बंद ही हो रहा है ना। अब कहाँ कहीं जाते हैं अपन, किसी का बर्थडे इवेंट है तो कोई गिफ्ट लेके जाता है, वो तो ट्रेंड खत्म हो गया। लेकिन जहां तक है उसमें अगर आपको ये पंगे से बचना है तो एक ऑप्शन है गिफ्ट वाउचर। अब किसी को कपड़े या ऐसे कुछ आपको पर्सनल एसेसरीज गिफ्ट करनी है, तो जो शॉप से ये सब चीजें मिलती है ना उसमें गिफ्ट वाउचर ले लो। आप शॉपर स्टॉप में चले गए, लाइफस्टाइल में चले गए, वो लोग वाउचर सेव करते हैं। अब मेरा बजट है कि मुझे आपको 2000 रुपीज का कुछ गिफ्ट करना है, तो 2000 का मैंने वहां से वाउचर ले लिया, उसको मैंने 2000 पे कर दिए और वाउचर लेके आके मैंने आपको वाउचर गिफ्ट कर दिया। अब ये है कि 2000 के बजट में आप अपनी चॉइस से वहां जाके जो खरीदना है खरीद लो, तो मेरा पर्पस पूरा हो गया आपको गिफ्ट देने का। और जो चीज आपको पसंद आई वो आपने अपनी चॉइस से खरीदी ना, तो फिर आप उसको यूज भी करोगे, तो वो पर्पस पूरा हो जाता है। अब बात हो रही है वाउचर को लेके कि इसके ऊपर जीएसटी को कैसे इम्पोज किया जाए, इसका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड करें, बिकॉज आज मैंने सिर्फ वाउचर खरीदा है, उससे कोई गुड्स की खरीदी तो हुई नहीं। बात समझ आ रही। अब इसमें दो ऑप्शंस बनते हैं, जीएसटी कब लगाना है, उसकी टाइमिंग कैसे डिसाइड करें। वाउचर स्पेसिफिक है या जनरल है, इसका मतलब उस वाउचर से आप क्या खरीद सकते हो, क्या वो आज डिसाइडेड है या इन फ्यूचर डिसाइड होगा, इसके ऊपर ये सारा टाइम और सप्लाई डिपेंड करता है। अब सपोज ऐसा है कि मुझे आपको कुछ कपड़े गिफ्ट करने हैं, तो मैंने शॉपर शॉप से जो वाउचर लिया वो क्लोथ्स का ही वाउचर है, तो उसमें से आप सिर्फ कपड़े खरीद सकते हो, परफ्यूम, शूज, एसेसरीज, कॉस्मेटिक, वॉचेस नहीं खरीद सकते। और कपड़ों पे लगता है सपोज 12% जीएसटी। तो आज जब मैंने वाउचर खरीदा है, तो शॉपर शॉप वाले को पता है ना कि ये वाउचर जब भी इन फ्यूचर रिडीम होगा तो इससे क्या परचेज किया जाएगा, कपड़े, और उसपे जीएसटी कितना है, 12%। तो आज आइडेंटिफाई कर लिया ना कौन से गुड्स फ्यूचर में से खरीदे जाएंगे, उसपे कितना जीएसटी होगा, तो शॉपर स्टॉप वाला मुझसे आज ही 2000 प्लस 12% जीएसटी चार्ज कर लेगा, खत्म। या अगर 2000 विद जीएसटी है तो वैसे कैलकुलेट कर लेगा। बट आज अगर गुड्स आइडेंटिफाइबल है कि फ्यूचर में कौन से खरीदे जाएंगे, तो इट इज डेफिनेटली पॉसिबल कि आज जीएसटी दे दो, खत्म करो। लेकिन शॉपर स्टॉप का जनरल वाउचर है, 2000 में यहाँ से कुछ भी खरीदो। अब घड़ी पे लगता है 28% जीएसटी सपोज, परफ्यूम पे लगता है 28%, कपड़ों पे लगता है 12%, जूते पे लगता है 5%। अब मैंने आपको गिफ्ट कर दिया वाउचर, बट वो 2000 के वाउचर से आप कॉस्मेटिक खरीदोगे या वॉच खरीदोगे या शूज, मुझे क्या पता। वो तो जब आप रिडीम करने आओगे तब पता चलेगा ना। तो फिर बोला कि अगर ऐसा सिनेरियो है तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ दिस वाउचर विल बी द डेट ऑफ रिडेम्पशन एंड नॉट द डेट ऑफ इशू ऑफ द वाउचर। दो पैरामीटर्स है, एक इशू ऑफ द वाउचर, एक रिडेम्पशन। अगर गुड्स आइडेंटिफाइबल थे कि इससे तो भाई कपड़े खरीदने वाले हैं, तो इशू ऑफ वाउचर के टाइम पे जीएसटी का ट्रांजेक्शन कर लो, अदरवाइज रिडेम्पशन का वेट करो कि जब वाउचर रिडीम करने वो आएगा तब वो क्या खरीदेगा, बिल तो बनेगा ना।
अब जीएसटी लगा लेंगे उसके ऊपर, वैसे कैलकुलेशन हो सकता है। ठीक है, तो सबसेक्शन 4 में ये दो ऑप्शन आपके सामने, अब आप पढ़ लो कितने सेक्शन है, दो कंडीशन है। एक है अगर आइडेंटिफाइबल गुड्स है एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर, तो वाउचर इशू करने की तारीख, और बाकी के सारे केसेस में रिटेंशन की तारीख। गुड, समझ आया? तो ये सबसेक्शन 4 आपको यहाँ पे कंप्लीट वाउचर के डेफिनेशन को रीड कर सकते हैं। ये सब यहाँ पे लिखा दिया एग्जाम्पल के फॉर्म में। नेक्स्ट आ जाओ सबसेक्शन 6 पे, 5 पे नहीं, पहले 6 पे। उल्टा किया है, सबसेक्शन 5 लास्ट होना चाहिए था, उसमें लिखा है रेसिडुअल केसेस, मतलब जो बच गया वो। और उसके बाद सबसेक्शन 6 आती है, उसमें स्पेसिफिक कंडीशन लगा दी, तो पहले स्पेसिफिक सारे समझाते हैं फिर जनरल आता है, तो ये उल्टा करते हैं, ये भी बात में ऐड किया होगा इसको, अमेंडमेंट भी नहीं है वैसे तो, ठीक। सबसेक्शन 6 में बोला टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरेस्ट और लेट फीस और एटसेट्रा। गुड्स के केस में ये हो सकता है, मैंने आपको गुड सप्लाई की है क्रेडिट पे, मैंने बोला भाई 30 डेज का पेमेंट साइकिल है, 30 दिन में पेमेंट करोगे तो जो इनवॉइस का अमाउंट है वो, अगर लेट हो गया एक दिन और, तो इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। अब आप मुझे अगर 40 दिन में पेमेंट करोगे तो मैं 10 दिन का इंटरेस्ट बिल में जोड़ दूंगा, तो वो जो बिल में मैंने इंटरेस्ट जोड़ा, दैट इज ऑल्सो कंसिडरेशन फॉर टॉलरेटिंग योर एक्ट, ये वैसी बात होगी। तो एक्ट को टॉलरेट करने वाली बात होगी। अब वो जो इंटरेस्ट मैंने आप पे लगाया उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, तो उसकी बात होगी, इसको सिंपल बोल दिया पेमेंट बेसिस पे। अब देखो गुड्स के लिए जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो तो अपन गिन ही रहे हैं, इंटरेस्ट पोर्शन का टाइम ऑफ सप्लाई क्या अलग से गिने, सिंपल रखो, जब आप मुझे वो इंटरेस्ट पे करोगे उसके साथ जीएसटी दे देना, और वही हो गया टाइम ऑफ सप्लाई, खत्म, उसके अगले महीने में जमा करवा दो, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया। इंटरेस्ट, लेट फीस, डिलेड पेमेंट भी चार्ज किया जाता है, तो उसमें जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा पेमेंट बेसिस पे डिसाइड करना, खत्म, और कुछ नहीं। जिस दिन मुझे वो पैसा आपसे मिला वही टाइम ऑफ सप्लाई उस पोर्शन के लिए हो गया, बस खत्म। तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, लिखना नहीं। ठीक है, सबसेक्शन 6 कंप्लीट। 5 में बोला अगर और कुछ बाकी रह गया जो इन सब सबसेक्शन में नहीं कवर हुआ, तो रेजिडुअल प्रोविजन बनाया है सबसेक्शन 5, उसमें बोल दिया टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे। एक केस में बोला मैं पीरियोडिकल रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड, पीरियोडिकल मतलब मंथली क्वार्टरली जो भी है, तो जिस दिन रिटर्न फाइलिंग की जो डेट होगी ड्यू डेट, वो ड्यू डेट को ही अपना टाइम ऑफ सप्लाई माने। ओके, और बाकी केसेस में बोला कि अगर आपने रिटर्न टाइम में नहीं फाइल किया है, ऐसी कोई डेट नहीं है, तो जिस दिन आप जीएसटी गवर्नमेंट को सबमिट करोगे वही टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाए, कोई ऑप्शन नहीं बचा। सॉरी, जीएसटी हम गवर्नमेंट को, हमें जिस दिन पेमेंट मिला वही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, कस्टमर ने हमें जीएसटी पे कर दिया टाइम ऑफ सप्लाई को, वो ऑप्शन बचता है। तो जैसे सबसेक्शन है, तो इसके साथ आपका सेक्शन नंबर 12 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें कुछ हाँ रिटर्न फाइल करते तो वो सेम ही हो गया ना, बी वाला पॉइंट भी सेम ही हो गया ना। नहीं, वो उसमें ऐसा बोला कि रिटर्न के अलावा रिटर्न फाइलिंग अगर आप नॉर्मल ड्यू डेट तक कर देते हो, तो अगर लेट फाइलिंग हुआ तो फिर उसके लिए अलग कंडीशन हो सकती है। तो जरूरी नहीं कि दोनों पे सेम डेट ही आए, डेट अलग अलग आ सकती है। रेजिडुअल पॉइंट है ना, बोला इन केस वेयर पीरियोडिकल रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड, अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हो जाए पीरियोडिकल रिटर्न का कोई कंसेप्ट ना हो, तो एक ओपन एंडेड पॉइंट रखिए, यानी अदर केस द डेट ऑन विच द टैक्स इज पेड, वैसा कुछ तो रखना पड़ेगा, कोई भी केस आएगा रेजिडुअल पॉइंट। चलो ये सब चीजें तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखी हुई कर सकते हो। बीच में है कुछ सेक्शन 31 वाली कंडीशन है,
और लास्ट में देखिए सम्स रखते हैं। कुछ इलस्ट्रेशन रखे होगा। तो पहले जितना अभी तक अपन ने समझा है उसके बेसिस पे थोड़े इलस्ट्रेशन रिलेट कर सकते हैं, फिर और कंडीशंस पे जाते हैं, ज्यादा मिक्सअप नहीं करते। आप डायरेक्टली आ सकते हो पेज नंबर 69 पे। ये सब है एक्स्ट्रा कंडीशन, ये बाद में देंगे। और टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस वाले तो बात भी देंगे। थोड़ा आप इलस्ट्रेशन सॉल्व करोगे पता भी चलेगा कितना रिलेट। देखो पहला इलस्ट्रेशन क्वेश्चन समझा ट्राई आप भी करो, और फिर डेट निकालने में कुछ लिखना नहीं है, बस डायरेक्ट क्वेश्चन में बोला डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12। जैसे ही बोला सेक्शन 12 बात समझ आ गई, गुड्स की बात होगी, ठीक है, वो क्लियर हो गया। इन केस सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, कोई बता दिया तो मूवमेंट ऑफ गुड्स मतलब डेट ऑफ रिमूवल जो है वो रेलेवेंट हो, पता चल गया। अब एक एक ट्रांजेक्शन को अपने को सॉल्व करना है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन आती है डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट व्हेन द गुड्स आर मेड अवेलेबल एंड डेट ऑफ पेमेंट। अब आपको पता है इनवॉइस वर्सेस पेमेंट वाला अपना रूल है, बट इनवॉइस जो है दैट इज सब्जेक्ट टू डेट ऑफ रिमूवल। तो इनवॉइस जो है वो इशू हो जाना चाहिए था टेक्निकली बाई 1 अक्टूबर, लेकिन इशू हुआ नहीं, लेट हो गया। तो ये डेट को यूज करेंगे, ये वाली डेट कंपेयर करेंगे। अब इस डेट को अपने कंपेयर करना होता है विद डेट ऑफ पेमेंट। अब यहाँ दे रखा है डेट व्हेन द गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द रिसिपिएंट। क्या डेट काम की है? अवेलेबिलिटी की डेट काम की है नहीं, क्योंकि हम तो रिमूवल फॉलो करते हैं। तो इस डेट को डायरेक्टली कंपेयर करेंगे पेमेंट डेट। समझ आ गया? दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। तो फर्स्ट केस में आपका आंसर क्या आएगा? 1 अक्टूबर। समझ आया? ये एग्जीक्यूशन हो गया, सेक्शन में पढ़ा उसको अप्लाई कैसे करें। ठीक है, फर्स्ट एंट्री क्लियर। सेकंड ट्राई करोगे? क्या आंसर है? डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है, रिमूवल से पहले इनवॉइस इशू हो गया, फिर उसको पेमेंट से कंपेयर किया। ठीक है, इसमें क्या आंसर आना डेट ऑफ इनवॉइस। थर्ड वाला केस डेट ऑफ इनवॉइस है तो भाई कोई नहीं है सर, दोनों हाँ वो तो सेम ही डेट है। फिर क्यों नोटिफिकेशन आ रहा है। पता चल? बाकी सब क्या आंसर आएगा? फाइनल आंसर क्या है? 4 नवंबर आएगा ना, 1 अक्टूबर आएगा? विच एवर इज अर्लियर करोगे तो ये आएगा। बट फिर ये है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, एडवांस पेमेंट है। देखो एडवांस पेमेंट कैसे पता चलता है? रिमूवल की डेट पर। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में एडवांस किसको बोलते हैं? मैंने गुड्स भेजे उससे पहले पैसा मिला, तो गुड्स रिमूव किए 4 नवंबर और उससे पहले पैसा आ गया 1 अक्टूबर, सो दिस इज एडवांस। पूरा एडवांस सर कंपेयर किससे करें? कैसे पता चलता है एडवांस? तो रिमूवल की डेट से कंपेयर करोगे तो मालूम पड़ेगा ना एडवांस क्या होता है वैसे। तो इन दोनों में से तो सेम ही डेट होगी, लेकिन ये देखा तो एडवांस पेमेंट निकला। और एडवांस पेमेंट में नोटिफिकेशन क्या बोलता है कि इनवॉइस बेसिस पे ही टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा। इनवॉइस बेसिस का मतलब इन दोनों में से विचेवर इज अर्लियर। कोई भी नहीं, आंसर एक ही होगा। तो दिस इज टाइम ऑफ सप्लाई। अब एग्जाम में क्या सॉल्व करते करते मैकेनिकली सॉल्व कर रहे हो, अपने को पता है विच एवर इज अर्लियर लगाना, वहां तक पहुंच गए। और सम देख के अगर आता है ना तो और जल्दी होती है, अरे ये वाला तो आता है तो फटाफट कर लो। देखा ही नहीं एडवांस है, वो हाईलाइट थोड़ी करेंगे एडवांस है, तो आपको ध्यान रखना है ना ये एडवांस पेमेंट, वो कैलकुलेशन दिया होगा। हाँ डेट सारी दे रखी होगी। बट ये है कि एडवांस वाली बात आप भूल गए और आपने आंसर में लिख दिया दिस इज द फाइनल टाइम ऑफ सप्लाई, पूरा सम गया, जीरो हो जाएगा। सेकंड सम, फर्स्ट एंट्री ट्राई करो। डेट ऑफ इनवॉइस, ठीक है। और सेकंड पर
पेमेंट है ही नहीं बिकॉज वो तो अपनी ही ब्रांच है, तो फिर डेट ऑफ इनवॉइस ही देना पड़ेगा, और इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है। नहीं, वो पेमेंट की डेट नहीं है तो उसका रीजन दिया है कि पेमेंट क्यों नहीं है। तो बता दिया अपनी ही खुद की ब्रांच है दूसरे स्टेट में, उसको स्टॉक भेजा है, पेमेंट नहीं लिया होगा तो फिर अपना ही तो बिजनेस है, उसमें क्या पेमेंट एक्सचेंज। थर्ड वाला पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में। और जो सेकंड वाला है उसमें भी वही पेमेंट दो पार्ट में हुआ ना, तो दो टाइप ऑफ सप्लाई आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। भले डेट सेम आएगी वो अलग बात, कैलकुलेशन आपको सेपरेट दिखाना पड़ेगा। ये 5 लाख रुपए जो है ना, क्लियर बोला एडवांस है, तो एडवांस में आपको रूल पता है इनवॉइस बेसिस, तो पेमेंट की डेट तो देखनी नहीं, सीधा देखना है इनवॉइस बेसिस, और उसमें दोनों में तारीख सेम है, रिमूवल और इनवॉइस वाली, तो कोई भी डेट ले लो ना, आंसर यही आगे। 5 लाख रुपए वाला जो ट्रांजेक्शन है उसमें आपका टाइम ऑफ सप्लाई है। दूसरा जो है बैलेंस पेमेंट 6,20,000, ये रिसीव हुआ 10 दिसंबर। अब 10 दिसंबर को रिसीव हुआ है, तो दिस इज नॉट एडवांस, क्योंकि रिमूवल तो 1 तारीख को ही हो गया था, ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन। तो नॉर्मल में रूल क्या लगता है, विचएवर इज अर्लियर अगेन वही, ये तारीख और ये 10 दिसंबर दोनों में से विचएवर इज अर्लियर, इसे वही आएगा। दोनों में आंसर सेम नहीं आया, पर्पस पूरा हुआ ना, दोनों आंसर सेम आने चाहिए, तभी तो पर्पस पूरा हुआ नोटिफिकेशन का, कि दो इनवॉइस ना बनाने पड़े। अब जब दोनों का आंसर सेम आया है, तो टाइम ऑफ सप्लाई तो 1 दिसंबर ही है, तो मैं एक इनवॉइस बनाऊंगा और उसमें पूरा मेंशन कर दूंगा जो भी पेमेंट आया, तो काम हो गया ना, इसी से ऐसा पर्पस यहीं से समझ में आ रहा है कि पूरा हो गया। अब ये थर्ड क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न पे है, थोड़ा सा फर्क है। इन्होंने बोला सेक्शन 12 मतलब गुड्स सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो अगर गुड्स का मूवमेंट ही नहीं हो रहा तो रिमूवल तो होगा ही नहीं, तो क्या होगा, अवेलेबिलिटी होगी। तो ये अवेलेबिलिटी की डेट है, अब ये रिमूवल की डेट दी नहीं, देते तो थोड़ा कंफ्यूज करने जैसा कुछ बनता, तो आपको उसमें से देखना पड़ेगा विच एवर इज अर्लियर, सेम सम होगा। प्रैक्टिस के लिए ट्राई कर लो, सॉल्व कर लो, 2-3 एंट्री फटाफट हो जाएगी। बोलो, सॉल्व हो गया। फर्स्ट वाले केस का आंसर क्या है? ठीक, सेकंड थर्ड वाले ठीक, अब समझ आ रहा है एप्लीकेशन कैसे करना है आइडिया। क्वेश्चन 4 अभी नहीं बनेगा, उसका वो टॉपिक बाकी है कंटीन्यूअस सप्लाई वाला, मैं अभी करा देता हूँ, तो अब समझ में आ जाएगा मुझे। फिफ्थ वाला भी अभी नहीं बनेगा, और फिर 6 से तो सेक्शन 13, तो अभी ना ये दो सम्स के करस्पॉन्डिंग जो सेक्शंस थे 31, मैं आपको यहीं से बता देता हूँ, वो सेक्शन में मत जाओ, इसमें से देखो एग्जांपल है। सेक्शन 31 का सबसेक्शन 4 है रेफरेंस, आगे थियरी में सब लिखा हो, ये है 31 सबसेक्शन 7,
एक एक कंडीशन चेंज की है, बाकी कुछ नया नहीं, 90% टॉपिक सेम। अब मैं आपको रिलेट करा देता हूँ कि भाई क्या बोलना चाह रहे हैं। एक हमने अभी देखा स्टार्टिंग में डेट ऑफ रिमूवल वाला कंसेप्ट, कि भाई जहाँ सप्लाई में मूवमेंट, जहाँ सप्लाई में मूवमेंट नहीं है, डेट ऑफ अवेलेबिलिटी, तो एक पैरामीटर चेंज हुआ, बाकी तो पूरा सब सेम ही जा रहा था। इसमें भी कुछ वैसे ही हो रहा है। यहाँ इन्होंने बोला है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। अब कंटिन्यूअस सप्लाई की अपनी डेफिनेशन है, ये बोलती है कि अगर हम किसी से रेगुलरली सप्लाईज परचेज कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है ना, ऑर्डर लिखवा देते हैं, सामान आ जाता है, फिर इनवॉइस आ जाता है, फिर पेमेंट होता रहता है, ऑन अकाउंट चलता रहता है। अब एक ही सप्लायर से मैं रेगुलर सप्लाईज देता हूँ, महीने के 50 बिल बनते हैं, अलग अलग क्वांटिटी में आता रहता है। पेमेंट भी मैं कितनी बार लमसम करा देता हूँ कि ले भाई इतने पैसे डाल दिए, गिन लेना, तो बोले सर 5 बिल का तो कवर हो गया, बाकी के भेज दूंगा, ऑन अकाउंट चलता रहता है। तो इतने फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन होते हैं तो हम उसको बोले कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। अब वहां पे क्या होगा ना, एक एक इनवॉइस टू इनवॉइस हर चीज कैलकुलेट करने में काफी कंफ्यूजन होता है। तो इन्होंने बोला कि ऐसे केस में अपने पैरामीटर चेंज कर देंगे। पैरामीटर में क्या चेंज करना है कि जो डेट ऑफ इनवॉइस वर्सेस डेट ऑफ रिमूवल करते थे या अवेलेबिलिटी करते थे, उसके बदले को और पैरामीटर आ जाएगा, बाकी पूरा वही रहना है। इनवॉइस वर्सेस पेमेंट विच एवर इज अर्लियर फिक्स है। पेमेंट में 2 तारीखें फिक्स है, एंट्री और क्रेडिट वाली। बट डेट ऑफ इनवॉइस को कंपेयर किसके साथ करना है, बस वो पैरामीटर चेंज हो रहा है। तो एक ही फैक्टर में फ्लक्चुएशन, और वो फैक्टर है यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अब इतना बिजनेस साथ में चलता है तो कितनी बार हो जाता है ना कंफ्यूजन। मैं आपको क्या बोलूंगा, अरे यार वो डिटेल भेज दो, आपने जितना अभी तक सप्लाई किया है, आपके हिसाब से मेरे कितने बिल्स पेंडिंग है और कितना पैसा देना बाकी है। मैं भी मेरे में टैली कर लेता हूँ, जो ऑन अकाउंट होगा सेटल कर लेंगे। तो एक स्टेटमेंट बना के आप दो कि भाई इसमें इतना इतना हिसाब अपना पिछला हुआ है और इतना बाकी है। तो बोला डेट ऑफ इनवॉइस जो हम कंपेयर करते हैं अभी तक रिमूवल से कंपेयर नहीं करना है, स्टेटमेंट से बस। तो बोला डेट ऑफ रिमूवल था, डेट ऑफ अवेलेबिलिटी था, ये तीसरा है डेट ऑफ स्टेटमेंट, ऐसा समझ लो। बाकी पूरा सम सेम, एक पैरामीटर में खाली फ्लक्चुएशन है। तो मीनिंग आपको समझ आ गया, फिर कैलकुलेशन आपकी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स मैटर नहीं करती, क्योंकि इनवॉइस एक है, लेकिन गुड्स जो है ना वो इंस्टॉलमेंट्स में भी निकले हैं। एक 15 तारीख को गुड्स निकला, एक 25 को। ये भी हो सकता है ना, बड़ा ऑर्डर एक साथ सप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर इंस्टॉलमेंट्स में गुड्स निकल, एक ट्रक निकल गया, फिर 2 दिन बाद निकलेगा, 5 दिन बाद निकलेगा, तो उसमें स्टेटमेंट जो है वो काम। अब ये सम भी बन जाएगा सही। Invoice is subject to this date. Invoice बराबर है invoice versus payment whichever is earlier. तो हम ऐसे आ गया ये सिर्फ हिसाब है कि जो गुड्स आपके ये अलग अलग टाइम पे निकले ना, ये उसका स्टेटमेंट। तो बोला रिमूवल को मत देखो, स्टेटमेंट को देख लो। सेकंड वाले में 5%। अभी इनवॉइस लेट हो गया, फिर पेमेंट से भी कंपेयर करेंगे। कोई कंफ्यूजन? एक तो 31 सबसेक्शन 4 आपका हो गया। अब आप थियरी देखोगे तो पूरा कवर अप। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 5, सेल और अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल बेसिस की बात होगी, क्या होता है सेक्शन का रेफरेंस टू 31 सबसेक्शन है। इसमें भी एक पॉइंट चेंज होगा। अब वो डेट ऑफ स्टेटमेंट था ना, उसके बदले दूसरा पैरामीटर आ जाएगा। अप्रूवल बेसिस पे होता क्या है वो समझ लो। ये प्रैक्टिकली ऐसे काम करता है कि मैंने आपको गुड्स भेजे आपके प्रेमाइसिस को। गारमेंट इंडस्ट्री में ये नॉर्मल ट्रेंड रहा अभी तक। अब थोड़ा टेक्नोलॉजी के बाद चेंज हो गया। पहले क्या होता था, जो रिटेल शॉप वाले हैं, डिजाइनर ड्रेसेस और सूट साड़ी ये सब रखते हैं ना, तो जो डिजाइनर्स होते हैं ना वो बल्क में मैन्युफैक्चरिंग स्टिचिंग करते हैं और शोरूम वाले क्या भेज देते हैं। शोरूम वाला सारे ड्रेस ओपन करके देखेगा, फिर उसको लगता है ये वाला यहाँ नहीं बिकेगा। होता है ना, एरिया वाइज भी फर्क पड़ता है, कौन से कलर्स प्रेफर किए जाते हैं, कौन सा डिजाइन ज्यादा चलता है, इस एरिया में इस टाइप के कलर्स की ज्यादा डिमांड है, टेस्ट का फर्क होता है। तो शॉपकीपर को पता होता है कि ये नहीं बिकेगा यहाँ पे, बोले ये वापस ले जाओ, बाकी के मैं ये वाले रख रहा हूँ। दैट इज सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, कि जो बायर अप्रूव करेगा वो खरीद रहा है, बाकी के रिटर्न कर रहा है। अब इसमें क्या होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बार बार होता है। ठीक है, पहले मैंने सारे डिजाइनर कपड़े आपके यहाँ भेजे, फिर आपने 10 कपड़े देखे, 6 रखे, 4 लौटा दिए, फिर वो वापस भेजोगे तो कोरियर का खर्चा तो बार बार लगता है ट्रांसपोर्टेशन का। आज क्या हो गया ना, वो ऑनलाइन व्हाट्सएप, वीडियो कॉल, कैटलॉग, डिजिटल कैटलॉग, अब जरूरत नहीं है ना। अब मैं आपको फोटो भेज दूंगा कि नहीं भाई, अगर किसी ने पहन के भी दिखाने हैं या मैनिक पे लगाने, फोटो भेज दूंगा, आप देख लो ये कलर है, क्लैरिटी आ जाती है, अब बता दो कौन सा भेजना है, तो बोले ये वाले भेज दो, ये मत भेजना। तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हो जाता है, तो कॉस्ट सेविंग होती है।
बट पॉइंट ये है कि अप्रूवल बेसिस पे गुड्स बेचे जाते हैं, ये होता है। अब इसमें ये पॉइंट है कि जब इनवॉइस की डेट हम कंपेयर करते हैं तो रिमूवल की डेट के साथ नहीं करते, एक्सेप्टेंस की डेट के साथ करते हैं। अच्छा, इसमें दो तरीके हैं, सो डायरेक्टली कंपेयर नहीं करना है। एक बार थियरी वाली कंडीशन देख लो, उसके साथ बताता हूँ। दो पॉइंट है, एक पॉइंट ऐड होगा। डायरेक्ट डेट ऑफ रिमूवल को इग्नोर नहीं करना। आपको ये मिलेगा पेज 57। एक पैरामीटर है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स है, लेकिन ये दूसरा पैरामीटर भी है 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। देख लो ये कैसे काम करता है, तो 31 सबसेक्शन 7 वाला टॉपिक जो अपन रिलेट करें, तो टाइम ऑफ सप्लाई का नॉर्मल रूल जैसा ये डेट ऑफ इनवॉइस वर्सेस डेट ऑफ पेमेंट, दोनों में जो पेमेंट में दो कंडीशन है वो फिक्स है, कोई चेंज नहीं। इनवॉइस वाले में अभी तक हम क्या करते हैं, कभी हम डेट ऑफ रिमूवल से कंपेयर करते हैं, कभी डेट ऑफ अवेलेबिलिटी के, कभी डेट ऑफ स्टेटमेंट्स, ये सब चलता है। तो कोई एक पैरामीटर से कंपैरिजन होगा ना इनवॉइस का, बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे दो पैरामीटर। अभी एक नया पॉइंट ऐड हो गया। अभी तक तो क्या था, सिंगल पैरामीटर, इसके साथ इसको कंपेयर किया बात करना, इसके साथ कंपेयर किया बात करना, अब ऐसा नहीं है। तो ये तीनों तो नहीं है, यहाँ पे है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और साथ में और डेट ऑफ रिमूवल प्लस 6 मंथ्स, ये एक्स्ट्रा आ गया। अभी तक कहीं पे भी दो पॉइंट्स नहीं आए थे, हमेशा एक ही फैक्टर कंपेयर हो रहा था, यहाँ पे दो फैक्टर कंपेयर हो रहे हैं। तो इन दोनों में से भी होगा whichever is early। फिर इनमें से जो सिलेक्ट होगा वो कंपेयर होगा इसके साथ, अगेन whichever is early। और फिर ये दोनों में कंपैरिजन होगा फिर से whichever is early। वो तो अपने पता है हर जगह whichever is early आएगा, लेटर कहीं नहीं आएगा। बट यहाँ पे इंटरनली ये दो कंडीशन। अब ये दो कंडीशन कैसे काम करती है वो अपने सम के थ्रू देख, कंडीशन समझे, सम के साथ समझाता हूँ तो याद भी हो। डेट ऑफ इनवॉइस को कंपेयर करना है, एक कंपैरिजन तो डायरेक्टली इस डेट के साथ हो सकता है, फिर दूसरा भी पॉइंट है डेट ऑफ रिमूवल प्लस 6 मंथ्स। इस सम को सॉल्व कर, इसके सॉल्व कर डेट्स बता। डेट ऑफ इनवॉइस वाला पार्ट हमें पता है, इसको कैलकुलेट कैसे करना है। एक है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, इस सम में डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या दें, 5 ठीक है। दूसरी डेट बोली है डेट ऑफ रिमूवल प्लस 6 मंथ्स। अब डेट ऑफ रिमूवल क्या दें, प्लस 6 मंथ्स। पूरी डेट बताओ तो क्या है, 2 मिनट लो लेकिन सही गिन के बताना। 6 कुछ ऑप्शन डालने पड़ेंगे। 5 बोलो और कोई सा किसी कोई अप्रैल ले सकते हो, अगस्त ले सकते हो। 4 ऑप्शन पूरे कर, नन ऑफ द अबव क्या होता है ये सही। 4 ऑप्शन 1516 और कोई आंसर किसी 151 कितने फर्स्ट में इतने लोग बोल रहे हैं, कोई तो एक आंसर तो सिलेक्ट करो। 15 फर्स्ट में, और फर्स्ट जून कितने बोल रहे हैं, फर्स्ट जून, फर्स्ट में फर्स्ट कुछ तो बोलो यार, एक आंसर में या तो फिर नन ऑफ द अबव। फर्स्ट जून आप लोग क्या फर्स्ट में फर्स्ट जून, नन ऑफ द अबव। और कोई डेट है मन में तो बता। 5 आप लोग 5 या 6 या नन ऑफ द अबव। 6 आयुष लास्ट में 5। देखो अपना अपना आपने कुछ कैलकुलेशन करके डेट सोची होगी, तो कंफ्यूजन ये दो में है, ये तो गया, इसका भी देख लेते हैं क्या है। बाकी दो डेट्स पे कंफ्यूजन है, गिनना कैसे 6 महीने है तो नहीं बोला, दिसंबर से 6 महीने तक तो आधा ही होगा। अब देखो 6 महीने कंप्लीट का पूरे कैसे गिनना है, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूज करता है। फर्स्ट दिसंबर प्लस 6 मंथ्स में आएगा, जून आएगा, तो 6 महीने पूरे होने चाहिए ना। तो अब यहाँ से गिनो, तो दिसंबर का महीना है 1 तारीख है, तो दिसंबर पूरा गया तो 1 महीना खत्म हुआ,
फिर उसके बाद जैन पूरा गया, दूसरा महीना खत्म, फेब गया, तीसरा खत्म, मार्च गया, चौथा खत्म, मई गया तो पांचवा महीना खत्म, वही होगा। और अरे मैंने एक कम ना, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, 5 महीने पूरे, और मई गया तो 6 महीने पूरे। तो 6 महीने कब पूरे हो रहे हैं? मई खत्म होने पे। तो मई खत्म होने पे पूरे होने मतलब फर्स्ट मई तो आ ही नहीं सकता। समझ आ रहा है? तो ऑप्शन क्या बचा? जून वाला। समझ आ रहा है? बात समझ आई? 6 महीने पूरे करने हैं ना, 1 दिसंबर प्लस 6 मंथ, तो दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। मई एंड पे 6 महीने पूरे, तो फिर जून स्टार्टिंग आ गया ना, वो पॉइंट है। अच्छा, इसके ऊपर डेट में भी चीज है, वो बता रहा हूँ आपको, ये फाइनल आंसर नहीं, फाइनल आंसर मेरा वाला ही। उसके बाद होगा, देखो ये क्यों ऐसा होता है। एक्चुअली ये जो अपन लिख रहे हैं ना, इसमें ना अपना एक एक्ट है, उसको बोलते हैं जनरल क्लॉजेज एक्ट। ये 1897 का एक्ट, जनरल क्लॉजेज एक्ट, उसका रेफरेंस दे रहा हूँ। उस एक्ट में एक सेक्शन 9 है, वहाँ पे ऐसा बोला हुआ है, जब भी ये डेट वाली कैलकुलेशन करते हैं ना, पहले हमने ये की थी ना, ओल्ड सिलेबस में था, बट अभी एक्ट उन्होंने हटा दिया, ज्यादा रेफरेंस नहीं है उसका, क्योंकि बहुत टिपिकल एक्ट नहीं है, तो अच्छा ही है, इससे थोड़ा भारी पड़ता है। जनरल क्लॉजेज एक्ट में सेक्शन 9 ये बोलता है कि कभी भी ऐसा कैलकुलेशन आता है, तो हम ये 6 महीने का कैलकुलेशन 1 दिसंबर से नहीं, 2 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे। 1 दिसंबर प्लस 6 मंथ बोले ना, 1 दिसंबर इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस। तो अगर आप 6 मंथ्स आइडियली गिन रहे हो, तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम 2 दिसंबर। उधर टू और फ्रॉम दो डेट्स होती है, तो एक एक्सक्लूड करनी पड़ती है, तो अपन ने टू स्टार्टिंग वाली जो है ना फ्रॉम, वो एक्सक्लूड कर दी। तो 1 दिसंबर नहीं, कैलकुलेशन तो एक्चुअली 2 दिसंबर से स्टार्ट होगा। तो 2 दिसंबर प्लस 6 मंथ्स करोगे ना, डेट आएगी सेकेंड, अभी जून की सॉरी, जून का 6 महीने, समझ आया? डेट सेकेंड आएगी, फर्स्ट नहीं, समझ आया? तो ये फाइनल आंसर वन ऑफ द बुक। तो पहले तो मंथ में ही कंफ्यूजन हो रहा था, मई आएगा कि जून, डेट में तो बाद में जाएंगे। मंथ वाला कंफ्यूजन दूर किया, अब डेट वाला आ गया। तो तारीख आ चुकी है, 2 जून 2021, ये भी डेट आ चुकी है। इन दोनों में से किसी को जरूरत है, इसकी मेहनत करके भी सिलेक्ट की, तो इसको इनवॉइस के साथ कंपेयर करें। इनवॉइस की डेट क्या है क्वेश्चन? इनवॉइस इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, फिर से ये सिलेक्ट की, फिर इसको कंपेयर करेंगे पेमेंट के साथ। पेमेंट की डेट देख लो क्या है, 25 का डेट ऑफ पेमेंट, 25। तो ये इन दोनों में से कंपेयर करो, फिर से ये फाइनल आंसर जो आपका टाइम ऑफ सप्लाई आएगा वो है 50। अब बात समझ आ रही है? क्लियर हो? ऐसे कैलकुलेशन। तो ये पहला मेथड है जहां पे डेट ऑफ इनवॉइस के अंदर सब कंडीशंस में 2 पॉइंट्स, कुछ कंफ्यूजन यहाँ था, अब क्लियर हो, पता चला। इतना हैवी नहीं है, अपन इतना सब बात कर रहे हैं जैसे हैवी लगता है, बाकी प्रोविजन छोटा सा ही, कंडीशन याद रखनी तो। अब सम्स में भी अपन ने इलस्ट्रेशन देख ली, तो और कुछ बाकी है। तो अभी जितने इसमें इलस्ट्रेशन दे रखे हैं सेक्शन 12 को लेके, वो अपने हो गए, तो इसके साथ सेक्शन 12 अपना पूरा हो, इसके अंदर अब कुछ पेंडिंग नहीं, विथ अदर टॉपिक्स जो भी थे थियरी में देखो। सेक्शन 12 कंप्लीट, सेक्शन 31 जो उसके साथ है उसके दोनों सब सेक्शन कंप्लीट। यहाँ तक आपको कुछ नहीं समझ आया, कुछ कंफ्यूजन हो तो बताओ, कुछ क्वेरी? बोलो, सेक्शन 12 पूरा पता चला। अब नेक्स्ट टॉपिक है वैसे सेक्शन 13, थोड़ा टाइम तो है लेकिन हैवी होता है, इसलिए एक बार पढ़िए। ये वाला भी सॉल्व करके देख लो। रिमूवल की डेट, इनवॉइस की डेट दे रखी, एक्सेप्टेंस की डेट दे रखी, तो अगर आप एंट्री बाकी है ना, अगर आप इनवॉइस की डेट को कंपेयर करो तो दो पैरामीटर से कंपैरिजन होगा, एक एक्सेप्टेंस वाली डेट और दूसरा रिमूवल प्लस 6 मंथ्स, तो सेम ही डेट आएगी, सेकंड जून की।
2620. तो एक डेट ये वाली, एक डेट ये वाली, दोनों में से whichever is earlier, second June. Comparing that with invoice, again whichever is earlier, तो second June. फिर इसको कंपेयर करेंगे पेमेंट के साथ, अगेन ये दोनों में से earlier, तो second June, ठीक है. तो वहाँ पे वो डेट काम आता. चलो उतना गिना तो काम तो एक फर्स्ट डेट तो काम ही नहीं आ रही. सारा कैलकुलेशन करो, दूसरी डेट आ जाए फाइनल आंसर में, तो लगे यार ये गिनवाया है. जैसे कैसे तो जून तक पहुंचे थे. फिर फर्स्ट सेकंड का सॉरी. पहले वाले में तो invoice हाँ, पहले वाले में ये थी रिसीव एक्सेप्टेंस. दोनों में हो गई. बार बार वही डेट सिलेक्ट हो रही थी ऐसा. चलो तो ये सेक्शन 12 कंप्लीट हुआ. अब देखो 13 14 दोनों सेक्शन ऐसे हैं तो अभी इतने कम टाइम में स्टार्ट करो वरना थोड़े हेवी हो जाएंगे. बट टाइम है तो यूज भी करना चाहिए. आपके वजह से ये तो एक ही लेक्चर है तो फिर पढ़ के जाओ ना, क्या फर्क है. घर जाके सो जाना सीधा हो गया. ये टॉपिक है जो अपने देख सकते हैं इसमें, इस चैप्टर में नहीं लेकिन लास्ट में एकदम एडवांस रूलिंग करके बोला हुआ है. 256 257 लास्ट. ये कर लेते हैं पहले. इसको कर लो स्कैन, जो उसका लिंक होगा ना वो इसमें डाल दो, कोई भी एक करके डाल दो तो आ जाएगा. सेव कर सकते हो. हाँ उसको डाल दो, उसका लिंक क्रिएट शेयर कर दो, तो सारी स्लाइड्स जो आपके फोन में ऊपर वो ब्राउजर का जो एड्रेस बार होती है उसमें आ जाए. आप स्कैन करोगे तो ये स्लाइड ओपन होगी. एड्रेस बार में ऊपर क्लिक करो, उसमें लिंक आ जाएगी पूरी, वो कॉपी पेस्ट कर दो, ग्रुप में डाल दो, सबको मिल जाएगी. हाँ आप लोगों को ऐड करना बाकी है ना, मैं आज करता हूँ. आप लोगों का ब्रॉडकास्ट अलग बनाया हुआ था. नहीं नहीं, आप लोगों का ब्रॉडकास्ट ही अलग बनाया था, वो चल रहा था ना आपका बैकअप बैच, तो फिर इसमें ऐड करके मैसेज करता तो कंफ्यूज हो जाता. चलो अब देख लें आगे. ये हो गया. देखो जो लास्ट टॉपिक है आपका, तो ये नोट्स में एडवांस रूलिंग वाला,
वो छोटा सा कंसेप्ट है, हार्डली 5 मिनट का टॉपिक है, सुन लो, एक चैप्टर का खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, इसको तो नोट्स इस पे जरूरत भी नहीं, डायरेक्टली आप बुक में से भी देख लो। एडवांस रूलिंग बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, वैसे भी इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, यहाँ तो इन्होंने एक पेज में समराइज कर दिया। एंड दिस इज अ कॉमन टॉपिक, ये कस्टम्स में भी रेलेवेंट है, इनकम टैक्स में भी रेलेवेंट है और जीएसटी में भी रेलेवेंट है, तीनों में सेम रहेगा। एडवांस रूलिंग एग्जैक्टली है क्या? अब अगर इंडिया के बाहर की कोई एंटिटी, सपोज टेस्ला का एग्जाम्पल, टेस्ला को इंडिया में आना है, बिजनेस करना है, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना है, गाड़ियां बेचनी है, सब कुछ है, तो टैक्सेशन पॉलिसीज के बारे में तो जानना चाहेंगे, या जीएसटी कितना लगता है मैन्युफैक्चरिंग पे, सेल्स पे, वो सब तो बताओ। अब ये पूछने के लिए कहाँ जाएंगे? अब वो तो आउट ऑफ इंडिया की एंटिटी है, तो इंडिया में किसको कंसल्ट करें फॉर नोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस? तो बोला या तो आप प्राइवेट चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट को अप्रोच करो। फिर हो सकता है आपको ना पता हो कि इंडिया में कौन है ऐसा जो सही गाइड कर पाएगा इतने बड़े लेवल पे, जिसको नॉलेज हो, तो कैसे अपने कॉन्टेक्ट लगाएंगे? गवर्नमेंट ने बोला हम ही एक फैसिलिटी दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एडवांस रूलिंग। एक अथॉरिटी बनाई, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, न्यू दिल्ली में इनको सेटअप किया, और बोला कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट एंटिटी है जो इंडिया बिजनेस करना चाहती है, फिर चाहे वो इंडियन रेसिडेंट के साथ ज्वाइंट वेंचर करे, सोलो करे, या इवन कुछ इंडियन कंपनीज को भी अलाउ करते हैं, तो आप है ना एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास जाके एप्लीकेशन कर दो, अपना बिजनेस मॉडल बता दो कि हम ये बिजनेस करना चाहते हैं इंडिया में और ये सब हमारे कैलकुलेशन है। तो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी आपको पहले ही बता देगी कि अगर आप आते हो तो आपके ऊपर टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होंगे, क्लियर बता देंगे कि भाई ये जीएसटी लगेगा, ये सब रहेगा, ये रेट्स होंगे। कितनी बार कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस भी देने होते हैं तो वो भी इसमें कवर हो जाते हैं वैसे। अब एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने जो रूलिंग प्रोनाउंस किया, रूलिंग मतलब जजमेंट, वो रूलिंग के हिसाब से आपको फिर टैक्सेस पे करने होते हैं अगर आप इंडिया में वो बिजनेस मॉडल लेके आते हो तो। इसकी एक कॉपी जीएसटी डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी, एक कॉपी आपके पास भी आ जाएगी, तो आपको पता होगा कि आपको इस हिसाब से पे करना है। अब जब अपना बिजनेस शुरू करोगे ना, तो ये कैलकुलेशन चलेगा, तो ये डिपार्टमेंट को ऑलरेडी पता है कि आप एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास जाके आए। तो सरकार ने खुद ही एक अथॉरिटी बना दी जो लीगल कंसल्टेंसी या गाइडेंस देगी नॉन रेसिडेंट्स को रिगार्डिंग द टैक्सेशन पॉलिसीज, कि उनके ऊपर क्या इम्पोज होगा। और ये रूलिंग जो है 1 to 1 होगी, दिस इज नॉट अ केस लॉ डिसीजन और अ प्रेसिडेंट कि एक के लिए इशू किया सब कॉपी पेस्ट करना है, ऐसा नहीं होता है, 1 to 1। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट ने टेस्ला के लिए एडवांस रूलिंग दिया है, तो वो रूलिंग में जो कुछ लिखा है सिर्फ टेस्ला पे एप्लीकेबल। अगर आप भी इंडिया में आते हो तो आपको एडवांस रूलिंग चाहिए, तो आपको खुद अलग से जाके एप्लीकेशन करना पड़ेगा और अपना रूलिंग प्रोनाउंस करवाना पड़ेगा। तो इट इज अ कस्टमाइज डॉक्यूमेंट, इट इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट कि एक ने इशू किया अपन ने सेम कॉपी पेस्ट कर लिया, वैसा नहीं होगा। ये पॉइंट है। तो दिस इज फॉर एडवांस रूलिंग। अब इसका जो रेफरेंस यहाँ पे दिया है, ये यूटीसीएसटी एक्ट के थ्रू इन्होंने समझाया। अब इसमें से कुछ बहुत ज्यादा आने के चांसेस नहीं बनते, ये सी बातें होती है, फिर भी थोड़ा बहुत जो है मैं रिलेट करा देता हूँ। इसमें इन्होंने बोला हुआ कि एडवांस रूलिंग के लिए अथॉरिटी बनाई जाती है, उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, एप्लीकेशन करना पड़ता है, उसकी फीस देनी पड़ती है, और फिर वो लोग रूलिंग प्रोनाउंस करते हैं। अब एडवांस रूलिंग देने के बाद अगर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट को पता चला कि आपने फेक डिटेल्स देके एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस करवा लिया अपने फेवर और आप टैक्स बेनिफिट ले रहे हो, पता चला, तो बाद में वो बोलेंगे कि ये एडवांस रूलिंग कैंसिल। और कैंसिल कैसे होगा पता है? वॉइड एब इनिशियो, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, जैसे कि ये इशू हुआ ही नहीं, वैसे समझ लो, ठीक है, कभी एडवांस बुकिंग दिया ही नहीं है। आप गलत डिटेल देके प्रिविलेज ले लोगे, कैसे अलाउ करेंगे? तो ये ऑब्वियस है कि वो नहीं चलने वाला। तो फेक डेटा देके अगर आपने ऐसा किया ना, तो वो रूलिंग कभी प्रोनाउंस ही नहीं हुआ ऐसा मान लिया जाएगा, और कोई उसका इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, जितना आपने उसका टैक्स बेनिफिट ले लिया होगा वो सारा आपसे रिकवर किया जाएगा, और जो क्रिमिनल चार्जेस आपके खिलाफ लगाने हैं वो तो फिर एक्शन हो गए, वैसा। ये बेसिक स्टोरी है। अब इसके बेसिस पे एक बार आपको सिर्फ रीड आउट करना हो तो कर सकते हो कि इसके अंदर क्या हो रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी नहीं, और जितना वेटेज जितना कंटेंट दिख रहा है, शायद कुछ 2-3 मार्क्स का कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया तो बन सकता है। तो एक बार पढ़ के देख लो, जो नहीं समझ आएगा वो समझा दूंगा, इससे ऊपर इसमें नहीं जाएंगे तो चलेगा। बोलो, कुछ कंफ्यूजन है तो क्लियर, एक बार पढ़ लेना, डाउट देख लेना। बस तो इतना रखते हैं, रिमेनिंग से जो टाइम ऑफ सप्लाई वाला अपना है सेक्शन 13, वो कल से कंटिन्यू करते हैं। अब कल आने से पहले मैंडेटरी ये सेक्शन 12 पूरा आपको रिवाइज करके आना है। उसका रीजन बता रहा हूँ, सेक्शन 13 जो है वो सर्विसेज को लेके है, कंपैरिजन होगा गुड्स वर्सेस सर्विस, सब सेक्शन 2 सेक्शन 12 का वर्सेस सेक्शन 13 का। अब जिसको 12 याद है उसको कल बहुत इजीली समझ आ जाएगा और जल्दी खत्म है। अगर आप आज जाके अभी ब्लैंक हो गए, चलो खत्म, आज पढ़ लिया, और कल कुछ भी रिकॉल करके नहीं है, तो फिर कल कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा कहाँ जाना। तो सेक्शन 12 पूरा आज जो पढ़ा है ना, उसको एक बार सिर्फ रीड करके आना, क्योंकि कंडीशन अपने को मोर और लेस पता है, तो कंपेरिजन हो जाए वैसा। तो 13-14 दोनों सेक्शन पे फोकस करेंगे जितना कवर हो सके, तो कल आपके बाकी लेक्चर्स भी रेगुलर शेड्यूल के हिसाब से रहेंगे, कोई प्रॉब्लम।